नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्टोरी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने शुरू की थी राजनीतिक एवं संविधान की सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। और हमने पिछली जो क्लास थी उसमें यह जाना कि संविधान एवं राज व्यवस्था क्या होती है और संविधान के जनक किसको माना जाता है, भारत में संविधान का जनक किसे माना जाता है और विश्व के संविधान का जनक किसे माना जाता है। हमने बात की कि सबसे पहले अपना संविधान किस देश ने लिखा और यह भी जाना कि एशिया महाद्वीप में सबसे पहले अपना संविधान किसने लिखा। ऐसी तथाकथित जानकारियां हैं जो हमने पहले की क्लास में प्राप्त कर ली थी। और साथियों, आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान एवं संवैधानिक इतिहास के बारे में। यानी जो भारतीय संविधान है, इसकी जो विकास की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार रही और भारतीय संविधान की जो कहानी है वो कहां से शुरू होती है और भारतीय संविधान किस प्रकार बनना शुरू होता है। ऐसी तथाकथित कहानियां, ऐसी तथाकथित जो बातें हैं, आज की क्लास में हम प्राप्त करने वाले हैं। तो साथियों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान एवं संवैधानिक इतिहास। तो साथियों, आपका पुनः वेलकम है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान संविधान एवं संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास, यह हमारा आज का टॉपिक है। संविधान एवं संवैधानिक इतिहास यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, यह हमारा आज का टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर प्रश्न आप आज की क्लास में हम क्लियर करते चलेंगे। तो साथियों, वीडियो के अंत तक आप देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संविधान क्या होता है। ये तो आप भी जानते हैं संविधान क्या होता है। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत उस देश के लोगों को, उस देश की जनता को शासित किया जाता है। ये जो संविधान होता है, ये राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत ढांचे को स्पष्ट करता है। ये तो आपको भी पता है। और संविधान होता है, ये राजनीतिक व्यवस्था के तीनों अंगों को, मतलब तीन अंग होते हैं राजनीतिक व्यवस्था, उनकी व्याख्या करता है। तीन अंग कौन कौन से होते हैं वो साथियों आपको पता है। विधायपालिका होगी, विधायिका, और एक साथियों कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों की क्या करता है, व्याख्या करता है। और इसका जो परस्पर क्या संबंध होता है, इसका आपस में परस्पर क्या संबंध होता है और इन तीनों का जनता के साथ क्या संबंध होता है, इसकी भी क्या करता है, संविधान क्या करता है, व्याख्या करता है साथियों। और साथियों, और हमने ये आपको भी पता, पिछली क्लास में ये भी जाना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है अंग्रेजी भाषा का, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है, संविधान होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है, ये लेटिन भाषा की या रोमन भाषा की कॉन्स्टिट्यूटर शब्द से बना है। कॉन्स्टिट्यूटर शब्द से बना है। कॉन्स्टिट्यूटर शब्द से बना है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बना है, जिससे क्या बना, ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है साथियों, ये लेटिन या रोमन भाषा का शब्द है। इससे साथियों क्या बना है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द बना होता है, जिसका अर्थ होता है साथियों शासन करने का सिद्धांत, और जिसको हम संविधान कहते हैं। ये ऐसी तथाकथित जानकारियां हमने प्राप्त कर ली थी। यानी संविधान क्या होता है, संविधान लिखित अलिखित एक दस्तावेज होता है, जिसमें उस किसी भी देश का, जिस देश का संविधान होता है, उस देश के नियम कानून एक्ट जो भी होते हैं, उसके जो नियम नीतियां होती है उसमें लिख दी जाती है। उसके द्वारा उस देश का शासन व्यवस्था, उस देश के शासन को चलाया जाता है, उस देश का चलाया जाता है। तो साथियों, ऐसी बातें होती है संविधान के अंदर। अब साथियों, एक बात आती है कि विश्व में संविधान की उत्पत्ति का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो किसे माना जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में जो इतिहास की जो विश्व में हम पढ़ते हैं संविधान के बारे में, तो विश्व में संविधान की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो किसे माना जाता है, तो वो साथियों माना जाता है बेबीलोनिया हिम्बूराबी संहिता को माना जाता है। किसको माना जाता है, बेबीलोनिया हिम्बूराबी संहिता, हिम्बूराबी संहिता को माना जाता है। तो साथियों, ऐसे तमाम बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है। तो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है, ये तो आपको पता है, अमेरिका का संविधान है। अमेरिका का संविधान साथियों है दुनिया का सबसे पहला आधुनिक लिखित संविधान माना जाता है। आपको पता है जो लागू हुआ था 7 मार्च 1789 को अमेरिका ने अपना संविधान लागू किया था।
और संविधान की जो प्रक्रिया, जो संविधान सभा अमेरिका की बनी थी, वो 1787 में बनी थी फिलाडेल्फिया शहर के अंदर, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे साथियों जॉन वॉशिंगटन हुआ करते थे। इस प्रकार की बातें हमने पहले वाली क्लास में प्राप्त कर ली। और साथियों ये भी बात आता है कि दुनिया की, तो हमने बात कर ली कि दुनिया का सबसे आधुनिक लिखित संविधान किस देश का माना जाता है, तो वो तो अमेरिका का माना जाता है। अब बात करते हैं, भारत है, अपना देश भारत, और भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहले अपना संविधान किस देश ने लिखा, तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहले अपना संविधान था वो साथियों जापान ने लिखा था। जापान ने लिखा। अब जापान ने अपना संविधान कब लिखा, तो वो लिखा था साथियों 1860 में अपना जापान ने अपना संविधान लिखा। और आज आपको पता है भारत ने अपना संविधान कब लिखा, तो भारत ने अपना जो संविधान है वो लिखा था साथियों 9 दिसंबर 1946 से शुरू किया था, और 26 नवंबर 1949 तक, यानी 2 साल 11 माह 18 दिन भारत के संविधान को बनना में लगी थी। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत को संविधान को लागू किया गया था। ये ऐसी जानकारी। अब साथियों इसके बारे में कुछ तथाकथित कथन है संविधान के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि संविधान को राज्य की आत्मा किसने कहा था, और संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था। ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण है जो कि पिछली क्लास में हम क्या है कि नहीं पढ़ पाए, तो इस क्लास में आपको बता देता हूँ। फिर हम संवैधानिक इतिहास की कहानी है जो शुरू करते हैं। देखो, तो पहला प्रश्न आता है कि राज्य की संविधान को, भारतीय संविधान को राज्य की आत्मा किसने कहा था, राज्य की आत्मा किसने कहा था। तो साथियों ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कहा था साथियों के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने भारतीय संविधान का अध्ययन किया, और उस भारतीय संविधान को अध्ययन करने के बाद उसके महत्व को बताते हुए के एम मुंशी ने भारतीय संविधान को क्या कहा, राज्य की आत्मा कहा, राज्य की आत्मा की संज्ञा दी थी भारतीय संविधान को। और प्रश्न आता है साथियों कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, वकीलों का स्वर्ग। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग माना जाता है, ये किसने कहा था साथियों, ये कहा था आइवर जेनिंग ने कहा था। आइवर जेनिंग ने कहा था भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग। क्योंकि आपको पता है क्यों कहा, क्योंकि ये भ्रम और विवाद को पैदा करता है, इसलिए आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। और ये तो आपको भी पता है कि भारत का जो संविधान बनाया गया था, वो भारत का जब संविधान बना तो अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारत के संविधान को बनाया गया था। इसलिए भारत के संविधान को क्या कहा जाता है, उधार का थैला भी कहा जाता है। देखो, भारतीय संविधान को और किस नाम से जाना जाता है, उधार के थैले के नाम से, उधार का थैला, बैग ऑफ ब्राउजिंग, उधार का थैला भी कहा जाता है भारतीय संविधान को। ठीक है। और ये भी प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे विस्तृत संविधान किस देश का माना जाता है, तो विश्व में सबसे विस्तृत संविधान किस देश का माना जाता है, यानी विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का माना जाता है, तो विश्व में सबसे बड़ा और लिखित संविधान है वो भारत देश का माना जाता है। किस देश का माना जाता है, भारत का माना जाता है, भारत का संविधान। और आपको पता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश को माना जाता है, तो सबसे छोटा संविधान है वो साथियों अमेरिका का माना जाता है, जिसमें 7 आर्टिकल हैं, 7 ही अनुच्छेद हैं। और साथियों सबसे कठोर संविधान विश्व का किस देश का माना जाता है, तो वो अमेरिका का माना जाता है, क्योंकि अभी तक अमेरिका के संविधान में लगभग 44 संशोधन ही हो पाए हैं। एक कठोर प्रोसेस, एक कठोर प्रक्रिया, एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से उसमें संशोधन होता है, इसलिए उसमें संशोधन करना आसान नहीं है, इसलिए उसको दुनिया का सबसे कठोर संविधान है वो अमेरिका को माना जाता है। जबकि सबसे लचीला संविधान किस देश का माना जाता है, तो ब्रिटेन का संविधान माना जाता है, जो अलिखित संविधान की संज्ञा भी जिसे दी जाती है। राजनीतिक शास्त्र के जो विद्वान हैं वो उसे अलिखित संविधान की संज्ञा भी देते हैं, जो दुनिया का सबसे लचीला संविधान है। भारतीय संविधान साथियों लचीला भी है और कठोर दोनों भी है, क्योंकि इसमें आसानी से संशोधन कर भी सकते हैं और संशोधन आसानी से नहीं भी होता है। एक लंबी प्रक्रिया, क्योंकि आपको पता है संशोधन के नाम से एक एक्ट भी अपने संविधान में बना हुआ है, एक आर्टिकल भी अपने संविधान में बना हुआ है। आर्टिकल है 368, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में क्या होता है, 368 के माध्यम से संशोधन किए जाते हैं। अब आपको पता है कि दुनिया में, हमारा प्रश्न था दुनिया में सबसे बड़ा विस्तृत या दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का माना जाता है, तो वो साथियों भारत का संविधान माना जाता है। भारत का संविधान साथियों आपको पता है कि जब भारत का संविधान बना था, जब भारत का मूल संविधान था, तो उसमें 395 अनुच्छेद हुआ करते थे, 395 आर्टिकल हुआ करते थे, और उसमें 22 भाग हुआ करते थे। कितने भाग हुआ करते थे, 22 भाग हुआ करते थे। और साथियों उसमें 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, 8 अनुसूचियां हुआ, कितनी अनुसूचियां हुआ करती थी, जब भारत का संविधान बना था उसमें 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। लेकिन साथियों वर्तमान की अगर बात करूं तो वर्तमान में क्या है, 12 अनुसूचियां हो गई हैं भारतीय संविधान में,
और भाग कितने हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं साथियों। और संविधान आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल वैसे क्या है कि कोई खास नहीं है, इसको एग्जाम में नहीं पूछा पूछा जाता कि भारतीय संविधान में कितने, वर्तमान में कितने आर्टिकल हो गए, ये कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। वर्तमान में कहते हैं कि 495 से भी ज्यादा है जो आर्टिकल है भारत के संविधान में देखने को मिलते हैं। और साथियों ये 495 जो बातें बता रहा हूं ये साथियों मैं बता रहा हूँ लक्ष्मीकांत मित्तल की जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आती है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, लक्ष्मीकांत मित्तल की एक बुक आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक होती है, जिसमें ये बातें बता रहा हूँ जो 2018 और 17 के स्तर की मेरे पास बुक है। और अब ये कोई नई बुक खरीदते हो तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। ये क्या है कि कभी बढ़ते रहते हैं साथियों। देखो कैसे बढ़ते हैं, जब देखो ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान में प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान में कितने, वर्तमान में कितने अनुच्छेद है, तो ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते। ऐसा जरूर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने आर्टिकल हैं, तो 395 आर्टिकल है। क्योंकि आप जब भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी, भारतीय संविधान की जो मूल किताब है ना, भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी है उसमें अब जब किताब है उसको खोलते हैं तो उसमें 395 अनुच्छेद लिखे हैं। तो भाई साहब ये बता दिया, आप पूछोगे कि ये बताओ कि भाई 495 कैसे हो गए, तो देखो साथियों इसमें भी कुछ जोड़ दिए गए हैं, इसमें भी जोड़े जाते हैं जो 395 उसमें जोड़ दिए हैं। जैसे 35A कर दिया, आपने सुना होगा 35A के बारे में, 35D कर दिया, इस प्रकार 51K कर दिया, इस प्रकार जोड़ के कितना बना दिए 495। और जैसे नया कानून बनाते हैं नया, तो वो क्या है बढ़ ही रहे हैं इसी प्रकार। तो ये कभी पूछे नहीं जाते कि एग्जाम में कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हो गए हैं, ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं, जो कितने हैं 395 आर्टिकल है। और साथियों बना था उस समय मूल संविधान में 22 थे, लेकिन वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। वैसे 26 हो गए थे, लेकिन कितने हो गए थे 26 हो गए थे, लेकिन साथियों एक हटा दिया गया। कौन सा हटा दिया गया? 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 7वां जो भाग था वो हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार, वो हटा दिया। 7वां संविधान संशोधन साथियों 1942 में हुआ था, 7वां संविधान अधिनियम, जो 7वां जो संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट, जो 7वां संशोधन हुआ था 1942 में हुआ था, उसमें 7वां जो भाग था वो हटा दिया, इसलिए कितने वर्तमान में 25 बन चुके हैं साथियों। तो भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 है। अगर भाग पूछे तो 25 भाग है, अगर अनुसूचियां पूछे तो 12 है। अगर प्रविष्टियों की बात आती है कि भारतीय संविधान में कितनी प्रविष्टियां हैं, तो भारतीय संविधान में साथियों 5 प्रविष्टियां हैं। कितनी है? 5 प्रविष्टियां। और प्रविष्टियां ये क्या होती हैं? देखो ये मैंने पहले वाली क्लास में इसके बारे में चर्चा करी, आप पहले वाली क्लास को देखिए, ये प्रविष्टियां क्या होती हैं आपको पता चल जाएगा। तो साथियों ये तो थी बेसिक जानकारी संविधान के बारे में। अब अपनी जो संविधान की जो कहानी है वो शुरू करते हैं। संविधान की कहानी को पढ़ेंगे साथियों। आपको पता है हमारे चैनल का नाम क्या है? स्टडी विद स्टोरी, यानी कहानी के साथ अध्ययन करना। हमारा उद्देश्य होता है कि मैं आपको सबसे पहले कोई कहानी सुनाता हूं और उस कहानी से यानी स्टोरी बताऊंगा, और इस स्टोरी से आपको फिर कंसेप्ट, उसका आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा, फिर आपको फैक्ट की तरफ ले जाऊंगा, यानी कहानी से कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा फिर आपको फैक्ट बता दूंगा। इस प्रकार पढ़ाने का तरीका रहता है। तो जैसे ही आप इसको पढ़ोगे ना, तो एक ऐसी आपकी तैयारी हो जाएगी, एक ऐसे तरीके से आपको याद रहेगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। एक ऐसी कहानी से आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होगी। ऐसा नहीं है कि काल्पनिक कहानी है वास्तविक, लेकिन किताबों में कहीं उसका ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही देसी भाषा में, आपको जरूरत पड़ी तो मैं एक ऐसी अपनी जो मूल भाषा होती है ना, मातृभाषा, जिसमें मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से भारत का हम संवैधानिक विकास है वो पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भारत के संवैधानिक इतिहास को। तो संवैधानिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो संवैधानिक इतिहास के बारे में पढ़े तो साथियों इसको 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? इसको 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक तो साथियों देखो पहला बता देता हूं मैं, पहला हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल के रूप में। कितना? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल कितना रहा और कब तक रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा बांटते हैं हम संवैधानिक इतिहास को 2 भागों में बांटा था, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल और दूसरा हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज का शासनकाल। कितना? ब्रिटिश ताज का शासनकाल। देखो साथियों ब्रिटिश ताज का शासनकाल, ब्रिटिश क्राउन का शासनकाल आप इसे बोल सकते हो, ब्रिटिश क्राउन का शासनकाल आप इसे बोल सकते हो, या फिर आप उसको ब्रिटिश सरकार का शासनकाल बोल सकते हो, या फिर आप इसे ब्रिटिश हुकूमत का शासनकाल बोल सकते हो। बात एक ही है, कोई भी बोलो। तो ब्रिटिश ताज का शासनकाल, देखो अभी एक शासनकाल कब तक रहा, कितना रहा, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल कितना रहा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल है साथियों वो माना जाता है 1600 ईस्वी से लेकर के
और जो 1858 तक 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल माना जाता है। अब बात करते हैं ब्रिटिश ताज का शासनकाल। तो साथियों पहले क्या हुआ कि भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था। कब तक किया? 1858 तक भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। इसके बाद जो भारत की जो शासन की जो बागडोर थी वो ब्रिटेन की जो महारानी हुआ करती थी साथियों, उस समय विक्टोरिया ब्रिटेन की कौन हुआ करती थी? महारानी हुआ थी विक्टोरिया। विक्टोरिया उसमें कौन हुआ करती थी? ब्रिटेन की महारानी हुआ करती। इस विक्टोरिया ने जो भारत की जो शासन की जो बागडोर थी अपने हाथों में ले ली, और इस पर क्या हुआ? भारत पे ब्रिटिश शासन का अधिकार हो गया, यानी जो भारत था वो ब्रिटिश की हुकूमत के अधीन हो गया, आधिपत्य ब्रिटिश हुकूमत ने जमा लिया। तो भारत पे किसका शासन हो गया? ब्रिटिश शासन हो गया था साथियों, यानी ब्रिटिश ताज की स्थापना। ब्रिटिश ताज का जो शासनकाल है वो माना जाता है साथियों 1858 से लेकर के 1858 ईस्वी से लेकर के और 1947 तक। अब आपको पता है कि हमारा देश है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1914 हमारा देश आजाद हो गया था। यहाँ से अंग्रेज भारत को स्वतंत्र अंग्रेज यहाँ से भाग गए थे साथियों 1947 के बाद। और फिर हमारा देश का संविधान बना था, आपको पता है संविधान सभा बनी थी। उसके बाद हमारा संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और लोकतंत्रात्मक एक देश बन गया था, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत बन गया था। तो साथियों अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप समझ गए हो कि संवैधानिक इतिहास को दो भागों में पढ़ेंगे, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल और एक ब्रिटिश ताज का शासनकाल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो शासनकाल था उसके शासनकाल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। अब हम ये जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संवैधानिक इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल के बारे में जानेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि कैसे भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का उपनिवेश बना, और 17वीं शताब्दी में भारत किस प्रकार दुनिया में अपनी पहचान बनाता है, और किस प्रकार भारत को दुनिया जानने लग जाती है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रहस्यमय कहानी है। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, एक ऐसी शानदार कहानी आगे शुरू होने वाली है। तो साथियों इसके लिए आपको एक बात बता देता हूँ, एक ऐसी स्टोरी से शुरू कर रहा हूँ, एक सन आपको याद रखनी है, उस सन से मैं यहाँ से शुरू करूंगा। तो इस सन का साथियों वो जमाना था, वो साल थी साथियों 1591 की साल थी। कौन सी साल थी? 1591 ईस्वी की। साथियों इस समय आपको पता है भारत में किसका शासन हुआ करता था? इस समय भारत में मुगलों का शासक हुआ करता था साथियों। मुगलों के शासक हुआ करते थे साथियों अकबर। उस समय भारत में अकबर, जो भारत का जो भारत साम्राज्य था उसमें अकबर जो यहाँ के बादशाह हुआ करते थे। अब साथियों इस से आपको यहां से शुरू कर रहा हूं स्टोरी। अब साथियों बड़ी गौर से सुनना, एक ऐसी कहानी बनाऊंगा, ठेर तक एक ऐसी कहानी शुरू होगी कि आपको आनंद आएगा, सुनने में मजा भी आएगा, और उसमें इंटरेस्टिंग बातें भी मैं बताऊंगा, बहुत अच्छी बातें उसमें। देखो यहां से शुरू होती है। अब साथियों 1591 में हुआ क्या? देखो 1591 में हुआ क्या कि 1591 में अंग्रेजी एक यात्री हुआ करता था, एक अंग्रेज यात्री हुआ करता था, जो जिसका नाम था साथियों, अंग्रेजी यात्री हुआ करता था जिसका नाम था रोल्फ पिच नाम हुआ करता था। अब ये जो रोल्फ पिच था साथियों अंग्रेजी यात्री, ये उस समय दुनिया की यात्रा कर रहा था। ये साथियों क्या क्या इसने दुनिया की यात्रा की थी। ये जो रोल्फ पिच था इसने 1591 में दुनिया की यात्रा की थी। अब ये जो दुनिया की यात्रा करके जब इंग्लैंड पहुंचा वापिस, है ना, तो वहां के लोगों ने पूछा कि भाई साहब दुनिया कैसी है? तो उसने कहा आप दुनिया आप जो देख रहे, उसने ये जब उनके जो साथी थे वहां के लोगों ने पूछा कि भाई दुनिया कैसी है, तो उसने कहा गोल है ना। आप हम बोलते हैं दुनिया कैसी है, हम कहते हैं गोल है, लेकिन ऐसी नहीं। देखो उसने पूछा तो उसने कहा कि आप किस भ्रम में जी रहे हो, है ना, आपके बावजूद दुनिया गोल है, लेकिन दुनिया गोल नहीं है साहब, आप किस भ्रम में जी रहे हो। अगर दुनिया में कोई अमीर आदमी है, अगर दुनिया में कोई रिच आदमी है तो वो अकबर है। किसका नाम बताया उसने? अकबर का नाम बताया। दुनिया में किसको अमीर बताया उसने? अकबर को साथियों। किसको क्या बता दिया उसने? अकबर को अमीर आदमी बताया। अब साथियों ब्रिटिश जो व्यापारी हुआ करते थे, अब साथियों आपको ये तो आप भी जानते हो, देखो कोई भी व्यापारी होता है वो अपना व्यापार है वो गरीब के साथ न करके अमीर लोग के साथ है ना व्यापार करना बहुत ज्यादा पसंद करता है ना। इस बात से आप ही ज्यादा वाकिफ होंगे। तो साथियों देखो, अब ये जो रोल्फ पिच था ये दुनिया की यात्रा करके लौटा था, और ये जो जाकर के इंग्लैंड के अंदर जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको उसने बताया कि अगर दुनिया में कोई अमीर आदमी है, अगर समकालीन विश्व में कोई अमीर आदमी है। समकालीन विश्व का मतलब क्या होता है साथियों? देखो समकालीन विश्व, इसका मतलब क्या होता है? समकालीन विश्व का मतलब होता है कि जो इस समय विश्व है, जो
जो इस समय जो विश्व है ना, उसको समकालीन विश्व कहते हैं कि इस समय के जो विश्व है, समकालीन विश्व में कोई अमीर आदमी है तो वो कौन है? वो साथियों अकबर को बताया उसने। अब ये बातें वहां के ब्रिटिश व्यापारियों को बताया। अब व्यापारी ने क्या है कि बड़ी उत्सुकता से, बड़े अच्छे प्रसन्नता के साथ पूछा कि भाई ये अकबर है, ये कौन है, कहाँ का शासक है, कहाँ रहता है? अब आपको साथियों ये बताता है। अब आपको ये भी पता है कि भारत कहाँ पड़ता है। भारत आपको पता है एशिया महाद्वीप में। जब हम संसार का नक्शा देखते हैं तो संसार के नक्शे में एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी एशिया एशिया में भारत है जो पड़ता है। ये तो आपको पता है। देखो कैसे, चलो मैं आपको थोड़ी सी बातें यहाँ पे संसार के नक्शे की बातें करता हूँ। देखो आपको अच्छी तरीके से समझ में आता। देखो मैं थोड़ी ज्योग्राफी की बातें कर रहा हूँ, भूगोल की बातें कर रहा हूँ। देखो ये संसार है, मान लो ये धरती है, धरती गोल है। गोल तो नहीं बनी मेरे से, लेकिन फिर भी मान लो, आप मानने में क्या जा रहा है आपका भी। देखो ये धरती है, धरती क्या है? गोल है। मान लो गोल है भाई, चक्कर बनाने का इंट्रा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। देखो गोल है धरती, और यहां पे आपको तो ये धरती के बीचों बीच क्या गुजरती है? 0 डिग्री अक्षांश, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है। अब ये देखो संसार का नक्शा के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। देखो यहां पे क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा? हाँ चलो ठीक है। देखो यहां पे क्या है? एशिया महाद्वीप है। यहां पे क्या है? एशिया महाद्वीप है। इस प्रकार फैला हुआ एशिया महाद्वीप है। और साथियों यहां पे यूरोप महाद्वीप, इस प्रकार यूरोप महाद्वीप है। आपको पता है यहां पे यूरोप महाद्वीप है। और यहां पे है उत्तरी अमेरिका, यहां पे उत्तरी अमेरिका। और यहां पे साथियों है दक्षिणी अमेरिका। यहां पे अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और यहां पे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और यहां पे अंटार्कटिका महाद्वीप। दिखाई दे रहा होगा आपको? हाँ। अब देखो यहां पे ये क्या है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप साथियों इतना बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा एशिया महाद्वीप है। अपना महाद्वीप बहुत बड़ा है भाई साहब, एशिया महाद्वीप है। मान लो आप नक्शा देखना संसार का, उसमें देख रहे हो, आराम से समझे वो एशिया महाद्वीप। मैंने तो यहाँ पे केवल एक प्रारूप के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ये साथियों यूरोप महाद्वीप है। और ये है उत्तरी अमेरिका। और साथियों ये है दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका बोलते ना। ये है अफ्रीका, अफ्रीका। और ये है ऑस्ट्रेलिया। और ये है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। अब देखो एशिया, दक्षिणी पूर्वी, देखो भारत कहां है? भारत है एशिया महाद्वीप में दक्षिणी पूर्वी दिशा में। दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत स्थित है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में क्या है? भारत स्थित है। अब देखो कहां है? देखो ये उत्तर दिशा है, मान लो इस दिशा में उत्तर दिशा मान लो, और ये दक्षिण मान लो, ये दक्षिण है, ठीक है। और ये पूर्व है, ये उत्तर मान लो, ये दक्षिण मान लो, ये पूर्व मान लो, और ये क्या है? पश्चिम मान लो। तो आपको पता है, देखो थोड़ा नक्शा मेरे से सही नहीं बना। आप नक्शे में देखो ना, संसार का मानचित्र देखना, उसमें आपको देखने को बड़ा समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। यहां से अब देखो यहाँ पे भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से जैसे आप ऊपर चलते हो तो यहाँ पे भारत आता है, आपको पता है। और यहां से कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान से, आपको पता है, बांसवाड़ा जिले से गुजरती है ना। अब देखो यहाँ पे इस भूमध्य सागर के ऊपर यहाँ पे भारत, तो यहां से देखो एशिया महाद्वीप में ये कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम हो गई, है ना। और ये कौन सी दिशा हो गई? पूर्व दिशा। और ये कौन सी होगी? दक्षिण। तो यहां से दक्षिण हो गई, और यहां से क्या हो गई? पूर्व। तो इस दिशा में, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी एशिया बोला जाता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, इसको पूरे का पूरे क्षेत्र को दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है? उसने कहा कि भारत कहां, उसने पूछा कि अकबर कहां है, तो उसने कहा जो अकबर का जो साम्राज्य है वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में अकबर का साम्राज्य फैला हुआ है। उसने ये बात बता दी। किसने? रोल्फ पिच ने, वहां के जो ब्रिटिश व्यापारी थे उसको ये बातें बता दी। अब साथियों आगे क्या होता है? अब व्यापारी आपको पता है कि आपस में विचार करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि हमें भी क्या है कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं, अफ्रीकन के जो
राष्ट्र हैं, अफ्रीकन देशों के अफ्रीका महाद्वीप के जो राष्ट्र हैं, वहां पे हमें क्या करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। ऐसा उसने सोचना शुरू कर दिया और एक व्यापारी ने ये सबको कहा कि भाई साहब हमें मिलकर के इस बात के लिए परमिशन लेनी चाहिए दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए। अब साथियों क्या होता है कि मेरी जो इंग्लैंड थी ना, ब्रिटेन थी, उसमें क्या है कि कई व्यापारियों का समूह बना हुआ है। देखो 100 व्यापारियों का समूह है, एक 100 व्यापारियों का समूह होता है और ये 100 व्यापारी मिलकर के आपस में वार्तालाप करके, और ये साथियों कहाँ जाते हैं, जो इंग्लैंड की जो उस समय जो ब्रिटेन की जो महारानी हुआ करती थी उसके पास जाते हैं। और उस समय साथियों जो ब्रिटेन की जो महारानी हुआ करती थी वो साथियों हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी। उस समय एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की क्या हुआ करती थी, महारानी हुआ करती थी, एलिजाबेथ प्रथम। अब ये एलिजाबेथ प्रथम के पास ये जो 100 व्यापारी है, ये यहां से चल करके एलिजाबेथ प्रथम के पास जाते हैं, कहते हैं महारानी साहिबा आपकी जय हो, हम आपके पास एक विशेष बात के लिए आए हैं, एक चर्चा करते हैं, एक विशेष मीटिंग बुलाते हैं। और महारानी साहिबा उसमें आ जाती है, एलिजाबेथ प्रथम है जो वहां पे पहुंच जाती है। अब साथियों ये एलिजाबेथ प्रथम को वहां पे सब बातें बताते हैं, एलिजाबेथ प्रथम को पूरी की पूरी कहानी वो समझाते हैं कि भाई हम हैं जो एक दक्षिणी एशियाई देश है, अफ्रीकन जो महाराष्ट्र है, वहां पे हम क्या करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। ये बात उसको बताई और इससे हमारे देश को फायदा होगा, ये सब बातें उसने बताई। अब ये बातें सुनकर के उसने क्या किया, एक कंपनी की स्थापना करती है और उसको इजाजत दे देती है इस दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में, और जो अफ्रीकन राष्ट्र है वहां पे व्यापार करने की क्या कर देती है, इजाजत दे देती है। अब साथियों ये क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या करती है, स्थापना करती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर देती है और किस प्रकार करती है, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन करती है, एलिजाबेथ प्रथम करती है। यानी कब होती है, 31 दिसंबर 1600 की डेट याद रखना आप, ये बड़ी महत्वपूर्ण डेट है साथियों। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ये क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर जारी करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर जारी करती है, चार्टर जारी कर देती है, जारी करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर जारी कर दिया, कब कर दिया, 31 दिसंबर 16 को। ये बातें सुनकर के, यानी जब उसकी मीटिंग हुई इसके बाद उसने क्या किया, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर जारी कर देती है। चार्टर जारी करने का मतलब ये है कि उसने लाइसेंस जारी कर दिया। समझ में आया। अब देखो आगे चलते हैं। अब लाइसेंस जारी कर दिया 31 दिसंबर 1600। अब यहां से साथियों बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और बहुत सारे प्रश्न हैं जो बहुत सारे प्रश्नों का यहां से आंसर निकल के आ रहा है। देखो प्रश्न उठता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की और किसके हस्ताक्षर से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और कब हुई और कहां हुई। इस प्रकार के प्रश्न निकल करके यहां से आते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो साथियों हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, स्थापना होती है। अब प्रश्न आता है कि किसके हस्ताक्षर से हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, किसके हस्ताक्षर से हुई। तो वो साथियों एलिजाबेथ प्रथम। अब आपको पता है एलिजाबेथ प्रथम ये वहां की कौन हुआ करती थी, महारानी हुआ करती थी। इसके हस्ताक्षर से ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। और साथियों अब ये बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो कहां की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है साथियों ब्रिटेन में की गई, ब्रिटेन में की गई, यानी इंग्लैंड में की गई, इंग्लैंड में। अब साथियों देखो एक बात और बता देता हूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा भ्रम में डालने वाली बात है, ये एक मिथ्या है जो दिमाग में भरी फैली है। देखो वो क्या है, देखो ब्रिटेन और इंग्लैंड क्या है कि भाई ब्रिटेन में हुई थी या इंग्लैंड में हुई थी, दोनों एक ही है या फिर अलग अलग है, या ब्रिटेन अलग है या इंग्लैंड अलग है, दोनों एक है। इस घटना को, इस कहानी को समझते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ब्रिटेन अलग है या इंग्लैंड अलग है, देखो तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगा। तो उदाहरण में यूरोप महाद्वीप का ही ले लेता हूं। देखो यूरोप महाद्वीप में क्या है कि कई देशों के समूह बना हुआ है, जैसे यानी कई देशों को क्या बना हुआ है, यूरोप महाद्वीप में ग्रुप बना हुआ है ना। अब जैसे वहां पे बोला जाता है कि बाल्टिक देश, क्या बोला जाता है, बाल्टिक देश, बाल्टिक देशों के नाम से क्या बना है, एक समूह बना हुआ है बाल्टिक देश। बाल्टिक देश साथियों क्या है, देखो ये क्या है, ये बाल्टिक देश है साथियों। ये जो देश है, ये जो बाल्टिक सागर है इसके आसपास के जो देश बने हुए, देश बसे हुए हैं, उस देशों को क्या कहा जाता है, बाल्टिक देश कहा जाता है। और ये साथियों बाल्टिक देश है, ये साथियों उत्तरी पूर्वी यूरोपीय महाद्वीप में फैले हुए हैं, उत्तरी पूर्वी यूरोपीय महाद्वीपों में आते हैं। यूरोपीय महाद्वीप में क्या है, ये बाल्टिक देश है। तो इस देशों का समूह बना हुआ है, ये कई देशों का समूह, जैसे 3 देशों का समूह बना हुआ है, 3 देशों का समूह बना, जैसे लातविया है, लुथानिया है, एस्टोनिया है, इस प्रकार के देश हैं। इस प्रकार के देशों का क्या बना हुआ है, समूह बना है, ग्रुप बना हुआ है साथियों। जैसे भारत के एक उदाहरण और देता हूं आपको, भारत देश है,
तो भारत भी क्या है, पहले कई देशों का समूह हुआ करता था। भारत में पहले पाकिस्तान भी शामिल था, बांग्लादेश भी भारत में शामिल था, नेपाल भी भारत में शामिल था। इस प्रकार कई देशों का क्या हुआ करता था, भारत एक समूह हुआ करता था साथियों, है ना। इसी प्रकार क्या है कि जैसे ये जो ब्रिटेन है, ये भी क्या है कि देशों का समूह है, 3 देशों का समूह है ब्रिटेन। कितने देशों का समूह है, 3 देशों का समूह है ब्रिटेन। कितने देशों का, 3 देशों का समूह है। जैसे कौन कौन से, तो देखो ब्रिटेन में सबसे पहले आता है इंग्लैंड, एक तो इसमें शामिल होता है इंग्लैंड देश। कौन सा आता था, इंग्लैंड आता था। और साथियों फिर आता था इसमें आयरलैंड, आयरलैंड एक आता है आयरलैंड, ठीक है। और एक बात करें तो एक आता है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। ये हैं ब्रिटेन के उस समय देश हुआ करते थे साथियों। और आपको पता है कि राजस्थान के जब पढ़ते हैं तो राजस्थान का जब इतिहास पढ़ते हैं, राजस्थान के आधुनिक इतिहास के जनक हैं वो साथियों कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है। जब राजस्थान के इतिहास की सीरीज हमने शुरू की थी तो इस बारे में बहुत सारी बातें हमने जानी थी, और राजस्थान के इतिहास की सीरीज हमने शुरू करके आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। तो राजस्थान के इतिहास के जो आधुनिक इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड, जो कहाँ के रहने वाले थे, जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और साथियों जो राजपूताना जो नाम दिया था, है ना, वो भी यहीं के रहने वाले थे साथियों। इसके बारे में हम पूरी पूरी डिटेल है वो राजस्थान जो अपनी जो राजस्थान के इतिहास की जो सीरीज है वहां पे आप देख सकते हो इसके बारे में। ये तो चलो खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक है संविधान एवं संवैधानिक इतिहास, यानी संविधान का इतिहास पढ़ रहे हैं हम। तो देखो ये कई देशों का समझ, इसके आगे देखो लैंड लगा हुआ है, देखो क्या है यहाँ पे लैंड लगा हुआ है तीनों के आगे, इसके आगे भी लैंड है, इसके आगे लैंड इसलिए लगा हुआ है साथियों क्योंकि ये द्वीप, यहाँ पे क्या है, द्वीप बहुत है, द्वीप बहुत है, द्वीप, ये द्वीपों वाले क्या है, देश है, इसलिए इसको लैंड लगा दिया गया। इंग्लैंड है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, इस प्रकार इसको कहा जाता है। अब आपको समझ में आए तो अब देखो इंग्लैंड क्या मामला, इंग्लैंड का नाम ज्यादा क्यों आता है इसमें, स्कॉटलैंड का नाम ज्यादा क्यों नहीं आता भाई, आयरलैंड का नाम ज्यादा क्यों नहीं आता। देखो जो मुख्य केंद्र हुआ करता था, यानी राजधानी जो हुआ करती थी ब्रिटेन की, जो मेन जो सरकार थी वो कहाँ बैठती थी, जो महारानी थी, जो शासन व्यवस्था चलाया करती थी वो साथियों कहाँ बैठती थी, इंग्लैंड में बैठा करती, यानी ब्रिटेन का जो मुख्य केंद्र हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, इंग्लैंड हुआ करता था, मुख्य केंद्र इंग्लैंड हुआ करता था। इसलिए साथियों क्या कहा जाता है, इंग्लैंड की महारानी या ब्रिटेन की महारानी, या जब जब मैं बोलूं इंग्लैंड की महारानी या ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश सरकार, तो वो यहाँ का माना, ये तीनों इसमें शामिल है। तो इस प्रकार ये है जो ग्रुप है वो आपको समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि इंग्लैंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो कहाँ की गई, तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी की स्थापना साथियों वो की गई थी इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में की गई थी। अब ये मामला आपको समझ में आ गया। देखो यहां तक तो बात ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो कैसे, ये आपको पता है कैसे की स्थापना, ये तो आपको भी पता है कि वो 100 व्यापारियों का समूह था जो किससे मिलते हैं, जो महारानी थी वहां की, इंग्लैंड की जो महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम, उससे मिलते हैं और उससे बात करते हैं। वहां से फिर क्या करते हैं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने पर है जो इस लाइसेंस प्रदान कर देती है, कहती है कि आप दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई देश है, अफ्रीकन जो राष्ट्र है, उसमें 15 राष्ट्रों पर आप व्यापार कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, देखो कितने देशों ने अनुमति व्यापार करने की अनुमति दी थी एलिजाबेथ प्रथम ने, दक्षिणी पूर्वी एशिया और अफ्रीकन राष्ट्रों में, तो 15 राष्ट्रों में व्यापार करने की अनुमति दी थी। और साथियों जब 15 राष्ट्रों में व्यापार करने की अनुमति दी तो उसने ये भी कहा कि आप एक बात का ध्यान रखना, आप जो है जो ब्रिटिश हुकूमत से सही संबंध बनाए रखना, आप ब्रिटिश हुकूमत से संबंध बनाए रखना, हमसे मिलते रहना, क्योंकि जो आप है ना अगर दूसरे देशों में व्यापार करने जा रहे हो, दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई देश हैं, अफ्रीकन जो देश राष्ट्र हैं, वहां पे आप व्यापार करने जा रहे हो, 15 देशों में व्यापार करने, अगर वहां पे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है ना, तो कोई भी विपत्ति आप पे आती है, तो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश हुकूमत आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। ये किसने कहा, एलिजाबेथ प्रथम ने। जो व्यापारी लोग थे उन ब्रिटिश जो व्यापारी थे उनको ये भी एक कथन था, ये भी जो बातें हैं वो कह दी। अब साथियों क्या हुआ, पहला एग्रीमेंट उसने जारी कर दिया। पहला एग्रीमेंट जारी किसने किया कि भाई आप कितने दिनों तक वहां पे व्यापार कर सकते हो, तो उसने पहला एग्रीमेंट साथियों 21 साल का जारी कर दिया। 21 साल तक आप क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते। एग्रीमेंट साथियों उसने कितने दिन का पहला एग्रीमेंट दिया, 21 साल का एग्रीमेंट, मतलब समझौता। 21 साल तक आप दक्षिणी पूर्वी और अफ्रीकन जो राष्ट्र हैं वहां पे 21 साल तक है जो अपना व्यापार कर सकते हो। ये एलिजाबेथ प्रथम का पहला समझौता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को किया था। अब साथियों यहां से देखो बात होगी। अब आपको पता है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की मंजूरी भी मिल जाती है, और व्यापार करने के लिए सब बातें हो जाती है, उनको सहायता के लिए भी बोल दिया जाता है, व्यापारियों को सब बातें उसको बता दी जाती है। अब साथियों अब कहानी आगे की शुरू होती है, और रोल पिच ने भी बता दिया था कि ये देश इस प्रकार है, यहाँ पर है, आप वहां पे इस प्रकार जा सकते हो, सब बातें हो गई।
लेकिन साथियों अब आपको पता है कि कहीं कोई भी नई जगह हम जाते हैं ना, तो हम पहले ये डर लगता है कि यार हम नई जगह जा रहे हैं तो किस प्रकार जाएं, इस प्रकार की मन में एक तरीके की विचारधारा मन में उत्पन्न हो जाती है। नई जगह पर जाने से पहले कई शंकाएं हमारे मन में रहती है। तो इन लोगों के मन में भी क्या होती है, एक शंका थी। तो क्या है कि ये लोग धीरे धीरे फिर यहाँ से शुरू होते हैं, तो उसको पहली बार जाते हैं हम कहीं तो नई जगह पे एड्रेस, अब ये पता होता है कि भाई हमें जाना जयपुर है राजस्थान में। अब जयपुर में हमें ये पता नहीं एसएमएस हॉस्पिटल जाना है, हाँ नाम तो सुन लिया जयपुर में, अब दवाई लेने के जा रहे हैं, एसएमएस हॉस्पिटल है कहाँ, तो वहां पे जाके देखना पड़ेगा ना। तो साथियों इसी प्रकार वहां हुआ, उसी के साथ उन लोगों के साथ हुआ कि वो लोगों को पता चल गया कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में जाना है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि अकबर का जो साम्राज्य है वो कहाँ पे है। उसको ये पता ना वो वहां से आते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में आते हैं। अब घूमते घूमते यहाँ पे क्या है कि जो अकबर तक वो लोग पहुंचते हैं, वो कैसे जो अकबर का जो साम्राज्य था उसमें पहुंचते हैं, तो उसको समय लग जाता है साथियों। और समय लग जाता है तो उस समय की बात है कि वो यहाँ से 1600 ईस्वी में वो शुरू होते हैं, वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको मतलब स्थापना होती है और मंजूरी मिलती है, उसको मिलते हैं और यहाँ तक भारत में आते आते उनको समय लग जाता है। वो समय साथियों आ जाता है साथियों, उस समय का जो सीमाएं हैं वो अपने अपने गति से बढ़ रही हैं। तो समय साथियों होता है वो 1608 का समय। 1608 में कोई अंग्रेजी व्यापारी है, वो भारत में सर्वप्रथम व्यापारी के उद्देश्य से भारत में आता है। उस व्यापारी का नाम क्या था साथियों, जो अंग्रेजी व्यापारी भारत में सबसे पहले व्यापारी के उद्देश्य से आया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत बन करके व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ आया था, तो वो साथियों था विलियम हाकिंस। कौन था? विलियम, विलियम क्या नाम था उसका? विलियम हाकिंस, विलियम हॉकिंस, ये उनका नाम था। अब साथियों विलियम हॉकिंस 1608 में भारत पहुंचता है। टाइम लगता है भाई साहब आने में, आपको भी पता है नई चीज खोजने के लिए टाइम लगता है। तो ये भी अनजान आदमी था साथियों। अब ये भारत के अंदर पहुंचता है और भारत के अंदर जब आता है तो उस समय यहाँ का शासक अकबर नहीं था साथियों, उस समय गुजर चुका है। वो तो 1591 का शासक था जब अकबर यहाँ के भारत के मुगल बादशाह हुआ करते थे। अब साथियों यहाँ का शासक कौन होता है वो हमें देखना है। तो यहाँ के शासक कौन हुआ करते थे? तो साथियों मुगल, अकबर तो उस समय चला लेकिन वंश था वो मुगल वंशी था। उस समय भारत में कौन सा वंश था? मुगल वंश था साथियों, मुगल वंशी था भारत में। कौन सा वंश था? मुगल वंश। अब साथियों मुगल वंश देखो, इसके बारे में थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ आपको, ताकि आराम से आपको हर बातें डिटेल क्लियर हो जाए। देखो मुगल वंश की स्थापना थी वो साथियों 1526 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में साथियों एक युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध। और पानीपत का युद्ध था वो साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। और साथियों इसमें इब्राहिम लोदी को बाबर क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और भारत के अंदर बाबर है जो मुगल वंश की नींव डालता है, मुगल वंश की भारत के अंदर स्थापना करता है। तो भारत के अंदर मुगल वंश कब आया? तो 1526 ईस्वी में भारत के अंदर मुगल वंश की नींव पड़ी और 1526 ईस्वी में भारत के अंदर मुगलों का आगमन हो गया था। अब साथियों मुगल वंश की स्थापना किसने की भारत के अंदर? बाबर ने की थी। बाबर आता है साथियों और बाबर यहाँ पे राज करता है। बाबर के बाद उसका बेटा आता है जो यहाँ पे राज करता है। इसके बेटे का नाम साथियों हुमायूं होता है। हुमायूं, हुमायूं यहाँ पे राज करता है साथियों। और हुमायूं के बाद में क्या है कि उसका पुत्र आता है। बीच में हुमायूं भी एक बार चला जाता है, आपको पता है शेरशाह सूरी आ जाता है ना, फिर उसको पराजित करके हुमायूं वापस आता है। और हुमायूं के बाद उसका पुत्र फिर आता है। उसका हुमायूं का जो पुत्र होता है साथियों उसका नाम था अकबर। अकबर यहाँ पे आता है। अकबर के बाद साथियों अगर मैं बात करूं तो अकबर का बेटा आता है जहांगीर। कौन आता है? जहांगीर आता है। और जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां आता है। शाहजहां का बेटा फिर औरंगजेब। इस प्रकार ये कहानियां जो चलती रहती है, हमें इतिहास की सीरीज में ये सब बातें पढ़ेंगे। देखो ये तो इंडियन हिस्ट्री की बातें हो गई। अब देखो यहाँ से हम इस टॉपिक को जोड़ना, ये बातें क्यों बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, तो वो आपको एक कहानी से जोड़ने के लिए, आपको एक कहानी अच्छी तरीके से समझ में आए इसलिए। देखो जहांगीर हमें क्या है, देखो ये समय था 1608। इस समय मुगल जो भारत का जो शासक हुआ करता था, मुगल बादशाह हुआ करता था, वो साथियों जहांगीर हुआ करता था। तो हमें इसको लेना है। देखो ये हमारे लिए क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो कौन हुआ करता था भारत का समय? भारत का उस समय शासक जहांगीर हुआ करता था। जहांगीर, जहांगीर उस समय विलियम हॉकिंस जब भारत में आया तो उस समय भारत का शासक कौन था, बादशाह कौन था? तो वो साथियों जहांगीर हुआ करता था। अब साथियों ये जहांगीर से मुलाकात करता है। कौन करता है? विलियम हॉकिंस किससे मुलाकात करता है? जहांगीर से मुलाकात करता है और कहता है कि साहब हमें यहाँ पे औपनिवेशिक व्यापार करना है, यहाँ पे हमें कारखाना खोलना है, हमें सरकार से, हमारी सरकार से हम अनुमति लेकर के आए हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? व्यापार करना है। और कौन सा व्यापार करना है? औपनिवेशिक व्यापार करना है। औपनिवेशिक व्यापार करना है। उपनिवेशिक क्या करना है? व्यापार करना है। उसने यहाँ पे आकर के ऐसा बोला। अब साथियों देखो, अब थोड़ी सी यहाँ पे और बातें बता देता हूं आपको कि औपनिवेशिक व्यापार क्या होता है।
उसके बारे में देखते हैं। तो उपनिवेशिक व्यापार होता है साथियों कच्चे माल को तैयार करके वापस बेचना। क्या होता है? कच्चे माल को तैयार करके बेचना, वो क्या होता है? उपनिवेशिक व्यापार होता है। देखो इसको भी मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे गेहूं का उदाहरण देता हूं, चलो गेहूं का उदाहरण देता हूं, उससे आप समझाओगे। गेहूं गेहूं देखो ये गेहूं है 1 किलो, नहीं चलो गेहूं नहीं, मक्का का उदाहरण लो, आपको अच्छा समझ में आएगा। मक्का, देखो मक्का, मक्का 1 किलो मक्के की बात करता हूं। अब साथियों ये क्या करते थे? ये कच्चा माल है ना, मक्का खरीद देते थे। यहाँ पे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको, ऐसा मत सोच लेना, है ना, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। मक्का खरीद देते थे और 1 किलो मक्का खरीदा उसने 10 रुपए का। 10 रुपया, 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से उसने मक्का खरीदा और उस मक्के की क्या बना दिए? बिस्किट बना दिए। क्या बना लिए? बिस्किट। अब बिस्किट बना लिए। अब आपको पता है बिस्किट कितने रुपए का आता है? एक पैकेट आपको पता है 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट आता है, जिसमें 35 ग्राम बिस्किट आता है। कितना आता है? 35 ग्राम बिस्किट आता है। ठीक है। अब 35 ग्राम एक बिस्किट में 5 रुपए का बिस्किट आता है 35 ग्राम। 35 ग्राम देखो साथियों 10 रुपए से 1 किलो खरीद रहे हैं। 1 किलो में 35 कितने रुपए बन रहे हैं? उसको कितना मुनाफा हो रहा है? लगभग 150 रुपए से ज्यादा मुनाफा इसमें हो रहा है ना। तो बहुत ज्यादा मुनाफा उन लोगों को, उपनिवेशिक व्यापार करते थे अंग्रेज भारत में तो उस समय होता था। तो यहां से वो कच्चा माल खरीदते थे, यानी यहां से जूट खरीदते थे और यहां से कपास खरीदते थे, है ना। और यहां से जो इस प्रकार की कपास है, जूट इस प्रकार खरीदते थे यहां से, क्योंकि उस समय क्या हुआ करता था, यहाँ पे कोई भारत के अंदर उसमें इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, इतने बड़े कारखाने भारत के अंदर नहीं थे, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें भारत के अंदर नहीं हुआ करती थी। इसलिए वो लोग क्या करते थे कि यहाँ से जो कच्चा माल था, जूट जो कपास खरीदते थे, उस कपास को यहाँ से लेकर के समुद्री मार्ग से इंग्लैंड ले जाया करते थे और वहां पे जाकर के उस कच्चे माल से प्रोडक्ट्स बनाते थे, कपड़े, जूट ले जाते थे, उसके कपड़े बनाते थे और कपड़े बनाने के बाद वो लोग वहां से वापस भारत के अंदर आकर के बेचते थे, ज्यादा पैसे में बेचते थे। तो साथियों उसको बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। ये साथियों उपनिवेशिक व्यापार था। आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, बातें यहां तक तो ठीक है, उपनिवेशिक व्यापार आ गया। अब साथियों ये बात करते हैं जहांगीर से, कि जहांगीर से कहा कि जहांगीर जी हमें क्या है, यहाँ पे एक व्यापार करना, यहाँ पे एक कारखाना खोलना, इसके लिए हमें क्या चाहिए? जमीन चाहिए। ये किसने कहा? जहांगीर ने, विलियम हाकिंस ने जहांगीर से कहा कि भाई साहब हमें यहाँ पे व्यापार करना है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? जमीन चाहिए। ऐसा किसने बोला? विलियम हाकिंस ने बोला। अब जहांगीर साथियों क्या हुआ कि उस जहांगीर ने इसकी बात पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इतना इंटरेस्ट नहीं लिया इसकी बातों पर। लेकिन साथियों जहांगीर भी क्या था, उस समय एक समस्या से गुजर रहा था। वो समस्या क्या थी वो जानते हैं। देखो समस्या क्या थी? समस्या ये थी जहांगीर के सामने कि जहांगीर जी की एक जमीन थी साथियों, एक जमीन हुआ करती थी, 400 बीघा जमीन थी साथियों। और ये जो जमीन थी 400 बीघा, ये साथियों सूरत में थी। जहांगीर की 400 बीघा जमीन सूरत में थी। और साथियों इस सूरत वाली जमीन पे उस समय पुर्तगालियों का नियंत्रण हुआ करता था। पुर्तगालियों ने अपना आधिपत्य जमा रखा था। क्या जमा रखा था? पुर्तगालियों ने अपना आधिपत्य जमा रखा था। अब साथियों ये क्या हुआ? देखो जहांगीर की जो 400 बीघा जो सूरत में जमीन थी, उस समय वो पुर्तगालियों ने उस पर नियंत्रण करा था। ये समस्या थी कि भाई इस जमीन को छुड़ाना। अब ये बाद में उस समय पहुंच जाता है। तो जहांगीर ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपने दिमाग को काम लिया और इस विलियम हाकिंस को कहा कि मेरी 400 बीघा जमीन है सूरत में अंदर, वो आप वहां पे जाकर के अपना क्या खोल सकते हो? कारखाना खोल सकते हो। उसने इसको जमीन की दे दी। अब साथियों ये जो विलियम हाकिंस है, ये क्या करता है? सूरत के लिए क्या होता है? रवाना हो जाता है। कहां? सूरत के लिए चलता है। अब देखो जहांगीर ने यहाँ पे दिमाग लगाया। उसने दिमाग में एक बात चल रही थी कि भाई ये जो विलियम हाकिंस है, ये कुछ शक्तिशाली आदमी होगा, तो ये देखो पुर्तगालियों के नियंत्रण में जो जमीन है उसको छुड़ा लेगा। अगर नहीं छुड़ा तो चलते ही अपने अपने आप देश से लौट जाएगा, अपने देश लौट जाएगा। इसमें अपना भी काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस पुर्तगालियों से जमीन छुड़ाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी और मेरा भी काम हो जाएगा। इसलिए इस बात से आहत होकर के जहांगीर ने क्या किया? इस 400 बीघा जो जमीन थी सूरत के अंदर, उस जमीन को किसको दे दी? विलियम हाकिंस को दे दी। एक एग्रीमेंट भी कर लिया साथ में और विलियम हाकिंस को ये जमीन साथियों दे दी। किसने? जहांगीर ने। अब साथियों ये विलियम हाकिंस कहां पहुंचता है? सूरत में पहुंचता है। सूरत में आकर के इस जो 400 बीघा जमीन पर कारखाना खोलने की बात करता है, तो यहाँ पे जो पुर्तगाली है वो इस चीज का विरोध करने लग जाते हैं। पुर्तगाली साथियों इस चीज का विरोध कर लेते हैं और विरोध के कारण ये साथियों क्या करता है? ये विलियम हाकिंस यहाँ पे कारखाना नहीं खोल पाता है। क्या नहीं खोल पाता है? कारखाना यहाँ पे
नहीं खोल पाता। अब ये साथियों यहाँ पे कारखाना नहीं खोल पाता है। अब कारखाना नहीं खोल पाता तो टेंशन में आ जाता है कि भाई जमीन भी मिल गई। लेकिन इसके बाद ये दुखी होकर के थोड़ा सा मन में विचार करके एक सूचना है वो अपने जो ब्रिटिश हुकूमत थी, अब जब ये लौट करके जब उसको ये अनुमति दी व्यापार की, तो जो ब्रिटेन की, मैंने बताया था ना कि ब्रिटेन की जो रानी हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम, उसने ये उसको बात बोली थी कि अगर आप एशियाई देशों में, अगर अफ्रीकन जो 15 राष्ट्र आप वहां पे व्यापार करने जा रहे हो, अगर वहां पे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है उस देश में, तो आपके लिए ब्रिटिश सरकार हुकूमत है आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगी, सदैव कभी भी फोन कर लेना, आपके लिए हम तैयार रहेंगे, ऐसा उसने बोला था। तो उसने भाई संदेश भेजा किसको, ब्रिटिश सरकार को, कि भाई मैं यहाँ जनाब मेरे साथ में ये हो रहा है, मेरे साथ इस प्रकार से बातें चल रही है, देखो मुझे जमीन भी मिल गई है, लेकिन ये जो पुर्तगाली लोग हैं ये बीच में टांग अड़ा रहे हैं, ये लोग मुझे यहाँ पे कारखाना नहीं खोलने दे रहे हैं। अब इस बात का पता जब इंग्लैंड में सूचना मिली, तो इंग्लैंड में साथियों यहां से देखो, अब यहां से एक बातें आती है, एक और बातें आपको बता देता हूं। अब देखो इंग्लैंड से फिर क्या होता है कि एक सेना, नौसेना भेजी जाती है। बात होती है साथियों 1612 ईस्वी की। कब है बात? 1612 ईस्वी की बात है। 1612 ईस्वी में साथियों क्या होता है कि जो इंग्लैंड से क्या है कि कैप्टन कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में, कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में एक नौसेना का गठन किया जाता है। नौसेना का गठन किया जाता है। और ये जो नौसेना थी साथियों, इस नौसेना को क्या करते हैं, ये जो इंग्लैंड की जो नौसेना थी, इस इंग्लैंड की नौसेना को भारत के अंदर भेज देते हैं। अब साथियों ये क्या करते हैं, भारत के अंदर आ जाते हैं। भारत के अंदर आते हैं तो साथियों जो पुर्तगाली लोग थे, इस पुर्तगालियों के मध्य और जो इंग्लैंड की जो नौसेना थी इसके मध्य युद्ध होता है, समुद्री युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? समुद्री युद्ध होता है। समुद्री युद्ध होता है। किसके मध्य होता है? पुर्तगाली और नौसेना, इंग्लैंड की जो नौसेना थी उसके मध्य युद्ध होता है। कब होता है? 1612 ईस्वी में इसका क्या होता है? युद्ध होता है। अब साथियों इसके मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में जो पुर्तगाली थे वो साथियों क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। क्या उसको हरा देते हैं और पराजित होकर के यहां से उसको भगा देते हैं। अब साथियों अब आपको पता है, अब ये लोग पराजित होते हैं तो यहीं से साथियों भारतीय संविधान की जो वास्तविक कहानी है वो यहीं से शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? भारतीय संविधान की वास्तविक जो कहानी होती है वो यहीं से शुरू हो जाती है। और साथियों यहीं से भारतीय संविधान की वास्तविक जो कहानी है वो शुरू होती है। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है साथियों, अब 1612 ईस्वी में क्या है कि ये जो 400 बीघा जमीन है इस पे क्या कर लेते हैं, इंग्लैंड के जो लोग थे वो कब्जा कर लेते हैं। कौन कर लेता है? विलियम हांकिस इस जमीन पे कब्जा कर लेता है। अब साथियों इस जमीन पे क्या हो गया? कब्जा हो गया। और यहाँ पे साथियों क्या कर देता है? कारखाने की स्थापना कर देता है, कारखाना खोल देता है। ठीक है, आया समझ में? अब ये कब खोलता है कारखाना? तो 1612 ईस्वी में पहला कारखाना है भारत के अंदर अंग्रेज लोगों ने खोला था। कब खोला था? 1612 में खोला था भारत के अंदर। अब प्रश्न यहां से देखो निकल के आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आ रहा है कि भारत के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले किस सन में और कहां कारखाना स्थापित किया था? तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर 1612 ईस्वी में सूरत, जो कि कहां पे वर्तमान में साथियों गुजरात में है, वर्तमान में कहां है? गुजरात में। गुजरात के अंदर कारखाना स्थापित किया था। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर कहां पे कारखाना बनाया? तो गुजरात सूरत के अंदर बनाया था। 400 बीघा जमीन जो जहांगीर ने दी थी उसके लिए 1612 में। अब साथियों ये कारखाना बना दिया, उसका व्यापार यहां से शुरू हो गया। अब साथियों व्यापार शुरू हो गया, अच्छा उन लोगों को मुनाफा होने लग गया। ये यहाँ से क्या है कि कच्चे माल को ले जाते और यहाँ से तैयार करते और फिर भारत के अंदर बेचते थे, अन्य देशों में बेचते थे, जिसको उसको बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा था। लेकिन साथियों मैंने कहा था ना कि जहांगीर ने जब जमीन दी थी तो उस समय एग्रीमेंट किया था जहांगीर ने, और जहांगीर ने भी समझौता किया था कि आपको जमीन दे रहे हैं लेकिन आपको यहाँ से जमीन पे परमानेंट आपकी जमीन नहीं होगी, आपको कुछ साल यहाँ पे व्यापार करना है, इसके बाद जाना पड़ेगा। तो साथियों वो जो एग्रीमेंट था वो पूरा हो जाता है। कब पूरा हो जाता है? 1615 के आते आते वो एग्रीमेंट है वो पूरा हो जाता है। यानी 2 या 3 साल बाद वो व्यापार है वो अच्छी तरीके से चालियो। लेकिन 1603 में जहांगीर को एग्रीमेंट जो पूरा होता है तो जहांगीर इस विलियम हाकिंस को क्या करता है? यहाँ से निकाल देता है। और ये विलियम हाकिंस साथियों ये क्या करता है भारत के अंदर, ये भारत से कौन? विलियम हाकिंस भारत से चला जाता है। हाकिस कारणवश भारत से उसको जाना पड़ता है, ये आपको भी पता है। अब साथियों ये जाकर के कहां चला जाता है? इंग्लैंड में जाता है। अब साथियों उसका व्यापार बंद हो गया। अब वहां लेकिन हालांकि उसको सरकार की तरफ से तो 21 साल का एग्रीमेंट मिला था कि भैया आप लोग है जो व्यापार कर। अब आपको साथियों एक उदाहरण से देता हूं, जैसे कैसे, जैसे हम जैसे एक पासपोर्ट बनाते हैं तो पासपोर्ट में क्या करते हैं?
जब हम पासपोर्ट बनाते हैं तो हमारे पासपोर्ट से हमें 10 साल से रिन्यू करवाना पड़ता है ना, कि 10 साल से हमें पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ता है कि 10 साल तक हम भारत रहें, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे पासपोर्ट पे मोहर लगती है कि आपका ये पासपोर्ट है वो 10 साल तक वैलिड रहेगा। लेकिन साथियों हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, मजदूरी के रूप में काम करते हैं, हमारे क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पे कंपनियों में जाते हैं, 2.5 साल वो कंपनी रखती है और उसके बाद उसको घर पे भेज देती है ना। तो इसी प्रकार क्या हुआ, ये इन लोगों के साथ वही सिस्टम स्टोरी हुआ करती थी। अब उनका पासपोर्ट तो लंबा पड़ा 21 साल तक, लेकिन अब साथियों उसका पासपोर्ट तो, उसका जो एग्रीमेंट था वो 21 साल था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब उसने सोचा कि यार व्यापार करने के लिए दोबारा भारत के अंदर जाए। और आपको पता है भारत जैसा एक ऐसा देश है जहां पे कोई व्यक्ति एक बार आ जाता है तो उसका मन नहीं भरता, फिर वो भारत को छोड़ना पसंद नहीं करता। हमारे लोगों की, हमारे अंदर एक ऐसी भावनाएं, एक ऐसी मित्रता, एक ऐसे संबंध स्थापित कर लेते हैं उस व्यक्ति के साथ, ऐसा मन बना लेते हैं कि वो व्यक्ति हमें छोड़ करके नहीं जाना चाहता। तो इसी प्रकार उन्हीं के साथ वो इस भारत देश के लोगों को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उसको मुनाफा भी हो रहा था। अब साथियों मुनाफा होता है तो वहां पर तो व्यक्ति वापस आएगा ही। अब साथियों उनको मुनाफा भी हो रहा था। अब उसने सोचा कि आज जैसे तैसे करके हम भारत में फिर से व्यापार शुरू करें। अब वे आपस में विचार विमर्श करने लग गए कि भाई जहां के जहांगीर है वो व्यापार करने नहीं दे रहा, भाई एग्रीमेंट दिया था उसका पूरा हो गया, बंदे ने एक बार मना नहीं किया, दूसरी बार पता नहीं मना कर दे उसने कैसे। तो उसने सोचा कि कुछ चालाक आदमी को भेजे ताकि गोली गाली मीठी माठी गोली देगे बिन पटा गया आराम से, और वो अपना व्यापार स्थापित कर सका। ये बात की वहां एक विचार कर, तो वहां पे साथियों एक बहुत चालाक आदमी हुआ करता था, एक इतना चालाक आदमी, आपको पता गांव में अपने चालाक आदमी होते तो वो तो देश था यार, देश में तो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो उस एक चालाक आदमी को भेजते हैं वहां से, और एक चालाक आदमी भारत के अंदर आता है। और कहते हैं कि ये जो भारत के अंदर जो वो आदमी आता है वो इतना चालाक था, गोली देने में इतना माहिर था साथियों, मतलब बेरोई कौन पड़ता, इतनी तगड़ी मिट्टी गोली देते हो अगले ने, गिटे भी कौन जाती और डरती भी कौन, इस प्रकार की गोली देना वो काम हो भी हो। तो साथियों वो भारत के अंदर आए और कह रहे हैं कि भारत के अंदर कोई सिफारिश शब्द आयो तो वह बिनी देन है, यानी सिफारिश कोई नाम, पहली कोई नाम को सिफारिश लगाई तो बड़ी आदमी भारत के अंदर आगे सिफारिश के लगाई, तो वो आदमी आगे सिफारिश लगाओ, वो कहीं लगाओ, वो के कहानी है, की प्रकार की स्टोरी है, वह अब पढ़ना देखो। तो कौन आदमी आता है वो, तो 1615 में एक आदमी आता है, उस आदमी का नाम होता है साथियों, जो कि सम्राट होम्स का राजदूत होता है। कौन होता है, सम्राट होम्स का राजदूत, होम्स का क्या होता है, राजदूत होता है। और उस आदमी का नाम है साथियों, उस आदमी का नाम है सर टॉमस रो। क्या नाम है, सर टॉमस रो, टॉमस रो। ये आदमी भारत के अंदर आता है, बहुत चालाक आदमी है भाई साहब, आप इसकी चालाकी को देखना आगे आगे अपनी जो कहानी में किस प्रकार ये चालाकी करता है। सर टॉमस रो भारत के अंदर आता है, कब आता है, 1615 में भारत के अंदर आता है। अब साथियों ये भारत के अंदर आया, और भारत के अंदर आया, बड़ा चालाक आदमी साथियों। अब ये भारत के अंदर जैसे ही आया, आते ही किससे मिलेगा, जहांगीर से मिलेगा। उस समय भारत का जो मुगल बादशाह कौन हुआ करता था, उसमें आपको पता है जहांगीर भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था। 1615 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय भारत के मुगल बादशाह जहांगीर होता है, ये जहांगीर से मिलना है। आपको पता है मुलाकात करनी बहुत जरूरी होती है, जहांगीर से मुलाकात करनी एक जरूरी होती है। तो ये जहांगीर से मिलने की कोशिश करता है, तो ये दिल्ली जाता है। दिल्ली क्योंकि वहीं पे मुगल बादशाह है, जो बादशाह बैठा करता था। साथियों ये दिल्ली जाता है, तो दिल्ली जैसे ही गया, जहांगीर के घर पे गया, तो पूछा कि भाई जहांगीर कहाँ है। तो जहांगीर के जो लोग थे, जो वहां के जो उसके जो नौकर थे, जहांगीर के सरदार थे, उन्होंने कहा कि भाई जहांगीर यहाँ पे नहीं है, घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं। बोलो क्या काम है, उसका जो काम है वो हम करेंगे, है ना, वो तो हमारे राजा हैं। राजा के नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, आपको पता है, वो उनका काम कर देते हैं। बोले आपको क्या जरूरत है, किस काम में। अब आपको पता है गोरा अंग्रेज, गोरा लोग था वो, अंग्रेज लोग था, तो पहली बार आए तो चार मेरे देखना भी भीड़ लग गई। बोले आप, बोले थार के काम है, सो मैं कर दिया, कोई दिक्कत क्यों नहीं। उसने कहा कि भाई बहुत ज्यादा जरूरी काम है, मुझे जहांगीर से मिलना है। तो उसने कहा भाई जहांगीर तो नहीं मिल सकते। बोले कहाँ गया, बोले क्या, जहांगीर है जो को एक अपने यहाँ से राजस्थान में, मुझे अजमेर जिला पड़ता है, उस समय राजस्थान तो था नहीं साथियों, बाद में राजस्थान का नाम पड़ता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। उसने कहा कि उत्तरी जो पश्चिमी भारत है, वहां पे एक केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर, वहां पे जहांगीर है जो गए हुए हैं। और साथियों उस समय जो जहांगीर था वो अपनी पत्नी नूरजहां के साथ क्या हुआ था, भ्रमण पे आया हुआ था। जहांगीर की पत्नी कौन हुआ करती थी साथियों, जहांगीर, जहांगीर की पत्नी कौन हुआ करती थी, उस आपको पता है, जहांगीर की पत्नी हुआ करती थी साथियों नूरजहां, नूरजहां। और नूरजहां के साथ मिलकर के ये दोनों लोग कहां हुए थे, अजमेर आए हुए थे। अजमेर राजस्थान, अजमेर आपको पता है राजस्थान का जिला है, राजस्थान का संभाग है। और साथियों आपको पता है राजस्थान का हृदय भी इसे कहा जाता है। ऐसी तथाकथित जानकारी बहुत सी बारे में पढ़ेंगे, अजमेर के बारे में पढ़ेंगे। देखो अजमेर है वो राजस्थान का जिला है। अब ये दोनों मिलकर के उस समय दिल्ली से कहां आए हुए थे,
नूरजहां और जहांगीर ये मिलकर के अजमेर भ्रमण पे आए हुए थे। यानी कहने का मतलब है कि जहांगीर की हो गए भ्रमण पर आए हो, हनीमून पर आए हो, क्योंकि जहांगीर को ब्याह हो जो को नूरजहां साग हो साथियों। और नूरजहां ये बात बहुत सुंदर रानी, बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा सुंदर, इसलिए जहांगीर से विवाह करो। और विवाह करने के बाद हनबेरो आजकल हनीमून पर जाना वो ज्यादा ही चाव है लोगों तो क्या हनीमून जाने के लिए पहाड़ी इलाको चूज करें थे भी करता हो गया। तो आप ही क्या करो भी टाइम में पहाड़ी इलाको चूज करो और पहाड़ी इलाके पर एक करो। पहाड़ी इलाको आपको पता है अजमेर है, तो आप अजमेर में ये भ्रमण पर आएगा इनके बारे में ये तो भ्रमण तो अब ये सारा टर्म्स में मिलो भाई। राजस्थान में उत्तरी पश्चिम में तो बहुत सारा यहाँ है, तो मैं जानू कौन थे थोड़ा सा आइडिया बताओ खड़ी सी जगह है। तो भाई उसने कहा ऐसी जगह है, पहाड़ी इलाका है जहाँ पे ये गए हैं। तो उसने कहा यार भाई साहब तुम मेरे सागे चालन है, सरदार था ना उसको कहा, जो जहांगीर के सरदार थे जो नौकर थे, उसने कहा भाई साहब यार तुम मेरे सागे चाल ले यार, मैं जानू को नहीं, नयो आदमी हूँ, इंग्लैंड में चाल के आया हूँ, मेरे यार थोड़ा जरूरी काम है, मैंने मिलना है जहांगीर जो बहुत जरूरी है। तो बोले कि यार चाल ले। लेकिन कई बोले यार रहने दे यार, क्यों दिया टाइम खराब होगा, ऑनलाइन क्लास लेनी है काल तने की, एक है पटवारी की भर्ती आ गई है, रिट की भर्ती आने आ रही है, तो यार रहने दे कौन काम है, नट क्या भी घर का नट गया, तो वो क्या है ना करती। अब एक भाई लो जी कई हुआ गांव में थाने पे नट जाए, क्योंकि पिसा लग रहा है ना कनवाने के लिए थाने किराया भी देना पड़ता। तो ओ के लाल से देती हुई सर टोमसरो मन कहो यार कि देखे ये है कि तेरा आने जाने को किराया देती वहां। अब किराए को नाम देता ही क्या है कि बड़ो बंदो तैयार हो गए बोले मैं चालूंगा। अब धन बेरो आपने किया है कि किराए वाली एक बड़ी समस्या है, किराया देता ही तो आप घटी ले जाओ, बस फ्री वाला फोकट वाला चाहिए, बस सीधे से आपने आदत ही एक है ना। तो वो किया अबा ने किया कि जब किराया बना बोले भाई साहब चलना कोई दिक्कत को नहीं, थे हमारे अतिथि आएड़ा हो थार सागे नहीं जाऊं तो किया तो कहते दे दियो किराया एक बात है, चलो कोई ना चलना मैं बता दी थाने पूरी डिटेल बता दी। अब किराया नाम लेते बंदा इतना खुश हो जाए साहब थान के बताऊं, घड़े भी ले जाना मैंने कहते किराया दे दिया, मोटरसाइकिल दे दिया, है ना, तेल गलाइडो है, टंकी भरेड़ी है, तो भाई साहब बस पूछो ही मत, और चीज चाहिए को नहीं चाहिए, दिल्ली गाल दो मोटरसाइकिल पर चला जाए। तो आइए तो सर तम सरो के करो कि भट्टा का जगह अंग्रेज बेगा जहांगीर का जगह सरदार आपन सागे लिया और बोलो कि चलना। अब अजमेर दिल्ली को थान पेरो रस्तो भी लंबो है, तो भी टाइम यहाँ तो है कौन करती कि भाई अपने रोडवेज मत सा चला करती, हरियाणा रोडवेज इस तरह की तो चलिया कौन करती। तो भी टाइम क्यों हो कि न तो कोई ट्रेन ही इतनी बड़ी चलिया करती, तो के घोड़ा घोड़ी पर यहाँ पर चल के जाए तो टाइम भी लगे था बेरो है तो आन था। तो अठे के आया आन किया कि थोड़ा टाइम लगे, तो रास्ते में के दोनों आपस में बड़ा भाईला बन गया, आपला भाईला बड़ा तावड़ा बने, है ना। 2-4 मिनट बातें करी और बस दोस्त में दोस्त और बस बढ़िया तरीकों बोले यार आप तो पक्का दोस्त यार अंग्रेजा सागे की आप कई बार पर्यटक स्थलों पर जाने घूमने के लिए, तो बटा अपन अंग्रेज दिख जाने, तो आप बंग ऐसा कि बहुत जल्दी ज्यादा कहा यार सेल्फी खिंचाऊं बंग अपन भाषा अंग्रेजी वाली को नहीं बिल्कुल ही, लेकिन कई शब्द बोलना अंग्रेजी का तो मैं समझ नहीं कि हाँ आए हैं बोल रहे, तो वो सेल्फी खातर मना कौन करे भाई, लोग सेल्फी खातर अपने सागे सेल्फी भी खिंचा लें, क्योंकि कई अपना भाईलांग या अपना भाईलांग कहीं आदत हो या कि भाई कभी भी पर्यटक स्थल पर पहुंच जाने, तो भाई क्या वहां मत उद्देश्य ये को है जाने को कि अपन कोई ना कोई अंग्रेज लोग बैठे मिल हो, या अंग्रेज कोई लड़की मिलेगी या कोई अंग्रेज भाई लोग मिलोगे, बंग सागा अपन पक्की सेल्फी खिंचा गया और पक्की सेल्फी खिंचाए और बड़ा फेसबुक पर लगाए, ये बात को भी ध्यान देना है। तो ओ क्या कर सेल्फी साल्फी ली भाई गेला माँ कि इधर अच्छी वार्तालाप करी, बहुत सारी वार्ता सर टॉम सर और जो जहांगीर का सरदार हो वो एक दो आदमी हो सका को। अब अण के वो चालाक आदमी था बताया मैं पहले, उनके चालाकी चालाक में काम में लिए अठर भी भाईडा बाता बाता हमने पूरी बात पूछ ली कि नू जहांगीर किया है, नू वो किया है, किस प्रकार की विचारधारा वो आदमी है, किसो के धर्म के प्रति दृष्टिकोण किसो के बिंगो लोगों किया मिल रहा है, की प्रकार की विचारधारा है के बिंगो पूरी बात रास्ते में जान ली निचोड़ कर लिया आदमी ने बता दी, दोस्त मान ली दोस्त आपा की बता कहाँ पर आदत है बात कई बातें करा अपन रस्ते में और भी कई बातें करते हैं जो भी दिखियो बिंग बारे में बातें कर लिया अगला। ठीक है, अब यो किया कि सर टोमसरो क्या पहुंचता है अजमेर पहुंच जाता है साहब, अजमेर पहुंच गया। अब देखो अजमेर पहुंचता है, अब उसको मिलना किससे था, अजमेर पहुंचते जहांगीर से इसको क्या करना था, मिलना था। लेकिन साथियों ये जहांगीर से मिलना यहाँ पे उचित नहीं समझता, यानी जहांगीर से इसको क्या करनी थी, मुलाकात करनी है। अब मुलाकात करनी यहाँ पे उचित नहीं समझता है, क्योंकि आपको पता है कि एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो ये इस मुलाकात को जरूरी नहीं समझता है। सोचो कि मुलाकात तो आप बाद में कर लेना, क्योंकि जहांगीर नहीं मिल गया, अपन जहांगीर की कोई कमी देखा, कोई वीकनेस पॉइंट देखा, ताकि अपन जहांगीर ने पटाश का, जहांगीर ने आपा के करस का, गोलस का, मिठी घोड़ी देश का, ये बात को विचारधारा ने सर टॉमसरो सोची और सोचो कि जहांगीर की कमजोरी की है, वीकनेस की है। अब धनबेरो है कि वो भी आदमी आपको सरदार साहब बिन पूछ बैठे हो, बोले जहांगीर की कमी क्या है, बोले जहांगीर तो बिया देखा तो बहुत खतरनाक ही होता है ना, लड़ाई लुड़ी में तो थाने या मान लो की काटी कौन दे, लेकिन ये है कि जहांगीर की लुगाई है ना बाज की नैडी लुगाई नूरजहां,
कौन थी ये नूरजहां? ये साथियों नूरजहां इतनी सुंदर हुआ करती थी। एक बार क्या हुआ कि ये विधवा थी साथियों, विधवा से शादी की थी जहांगीर ने। एक बार क्या, नवरोज के त्योहार पे ये नूरजहां जो कि आईडी इन्हों जहांगीर गेड़ और अनकिया के त्योहार पर देख ली आगे दोनों की एक कई जो आंख्या नजरा मिलगी यानी फर्स्ट एंड साइट वो वाला हो गया था साथियों। और परचली पार्चली फेंक दी कई दिन फेसबुक पर चैटिंग चाटिंग चाली और साथियों फिर अण हाँ कर दी तो इन सागर ने ब्यावड़ो कर लियो और फिर अण के करियो ब्यावड़ो करने के बाद में थाने बेरी अजमेर आयडा भ्रमण के ऊपर हनीमून पर। और इन सागे थाने एक और बताऊं, जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ा आप, जब अन्ना जी के बारे में पढ़ा, चौहान अन्नोराज चौहान के बारे में पढ़ रहा, जब अन्ना सागर झील को निर्माण करवाया अन्ना जी, तो भी झील के किनारे ए साथियों ओ है वो जहांगीर जगह की करियो दौलत बाग है जो बने जगह आज आप वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाने जा। तो भट्टे आए गेड़ा और भट्टे आके के गुलाब का खेती खाती करे जो कि जहांगीर की सास हुई था बेरो असमत बेगम कुणी। असमत बेगम ही जो कि अजमेर के अंदर सबसे पहले गुलाब का फूल है बंद आगे के करे है इत्र को निर्माण है भारत के अंदर कर दिया। तो अब आई बात है तो अपन हिस्ट्री में पढ़ा देखो बार राजस्थान की हिस्ट्री की बात है अपन हटा पढ़नी है देखो। तो अटे की हो बात देखनी अपन। तो देखो ओ है यूं मुलाकात करनी की करे उचित कौन समझे, सोचो यूं तो बाद में कर लेना, लेकिन इनकी जो कमजोरी की बात देखी कमजोरी की आज भी ठान देखो शादीशुदा आदमी की कमजोरी क्यों है, उसकी पत्नी होती है। देखो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन जो शादीशुदा आदमी होते हैं वो ये बातें बताते हैं कि शादीशुदा आदमी की जो कमजोरी होती है वो उसकी क्या होती है, पत्नी होती है। अब जो पत्नी कहती है ना वही बातें उसको करनी पड़ती है। भाई पत्नियां कह देने की भाई शाम गए आपने घरे सब्जी आनी चाहिए, तो भाई आओगी आपने वर्गा क्यों है कि भाई आज तो क्या कि टिंडा काम चलाना आलू काम चलाना, तो बस खा गया आप तो लिया 10 रुपया का आलू काट की सब्जी बना लिया, है ना, आई बात आवा है आपने की तो ठीक है। बेरोजगार आदमी काम ही क्यों है आई हुआ है। अब साथियों पत्नी जो कहेगी वही करेगा और उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था, ये बहुत सुंदर हुआ करती थी जिसकी एक भी बात को टालता नहीं था जहांगीर साथियों, इतना मतलब दीवाना हुआ करता था उसको। ये अगर इसकी बात को टाल देता था तो जहांगीर अपने आप को क्या समझता था, अपमान समझता था, है ना, क्या समझता था अपने आप को अपमान समझते हुए भाई मैं अपने आप को अपमान कर रहा हूं। आज जकी कह देती बात जहांगीर कर तो पक्की कर तो। अब देखो ओ कह रहे ये बात को इन पतो चालियो सर टम सर तेज हुई अन सोचो कि मैं इस जहांगीर ने मिल गई मैं ये नूर जाने के करूं प्रभावित करूं, है ना, वो नाम मैं खोलने हटा थे समझ गया, ये नूर जाने के करूं प्रभावित करूं, प्रभावित कर लूं ताकि इन प्रभावित करूं ताकि आके के इनको आगे अपनो काम सरकार दे नहीं तो कौन करे वो काम, क्योंकि क्यों पहली विलियम हाकिस आयो वो भी रीज के रह गयो बिनी दाड़न कौन गलंदी अठे, तो इन्हीं तो जड़ी के तो अण के करियो के इन प्रभावित। अब साथियों थान बेरो है कि किन प्रभावित करने के लिए की करनो पड़ सका आदमी कई करे हैं थे भी करता हो गया। देखो तो नूर जाबी की प्रभावित करने के लिए असर टोमसरो एक गेम बनाओगे अच्छे से खेल रचा है वो खेल के वो देखो। अब ये प्रभावित करने के लिए अब आपको पता है रानी को प्रभावित करना था साथियों, ऐसी कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। अब देखो ये एक साधारण सी वेशभूषा धारण करेगा, बहुत ही साधारण आदमी बन जाए सिंपल। अब सोचो कि प्रभावित करा रानी तो सोचो कि कोई आभूषण वगैरह रानी ने देवा, तो अब क्या कि ओ क्या कि सोचो कि रानी ना आभूषण देगी तो प्रभावित किया औरत था ज्यादा आभूषणों में प्रभावित हो जाए, कपड़ा वगैरह में प्रभावित हो जाए औरत, है ना, कई चीजों में प्रभावित हो है। तो क्या कि अण सोचो कि आपा की है कि जिया कोई आभूषण वगैरह लिया के देना, फिर सोचो यार आभूषण लाने के चले गए कटे इंग्लैंड चले गए वापस चले गए, बोले आभूषण लाऊं डंगा डंगा सोना सोना देख के ओ इंग्लैंड जाके आभूषण ले भाई साहब टाइम लाग रहे था बताओ क्यों टाइम घटा काम आ गयो वो टाइम लगा रहे है बट आभूषण ले डंगा डंगा कई भाई लिए भाई जगह भारत में कोई प्लास्टिक वगैरह की कोई जेवरात वगैरह है कोई यहाँ जड़ीड़ा फूल पत्ती लगाईड़ा आभूषण ले। अब ले आभूषण ला गिर अट लियो फिर अठा के इंग्लैंड में इन बतो लागो जमीन जगह है फिर जरूरी को नहीं बस एक बार बताने की जरूरत नहीं। वो आगे आभूषण ने फिर बैठे बैठे विचार करियो कि यार आभूषण आप रानी देसिया तो आभूषण तो बिगन एया भी बहुत है हो सका आप तो खाने की चीजा हम ले जाओ सागे। अब के करे ओ के करो खाने की चीजा अजमेर के जगह शहर अजमेर शहर में घूमियो तो बैठे की है कि देखियो मिठाइयां की दुकान पर। अब इनकी एक अंग्रेज आदमी हो अब मिठाइयां की दुकान पर वो घूमतो फिरो कोई डंगी मिठाई दिख जा फिर सोचो क्या भाई पेड़ा है अजमेर का मैंने और भी कही तो सोचो ए तो ठीक है ए तो मतलब सगड़ा ही खावे, लेकिन इन अचानक जलेबी दिखी साथियों। अब धन फिर अंग्रेज की जलेबी भी टाइम देखेड़ी को नहीं। अब सोचो यार गोल गोल चक्रियां के बने हैं पानी बड़े हैं तकड़ो अड़मो सिस्टम है ना। अब वो जलेबी खाई तो स्वाद बोले यार यूं बढ़िया कोई मिठाई थोड़ी सी। अब क्या डंगी से हलवाई ने बोलियो कि यार कोई डंगी से बढ़िया जलेबी तैयार कर दे एकदम ताजा। बोलियो हाँ बिल्कुल कर दे। बोलियो उससे बननी चाहिए तो आज तक बनी करनी जलेबी बन भाई बढ़िया सी मोटी मोटी जलेबी तैयार कर दी रस्सा भर गया बढ़िया।
अब सोचो यार ए चीज ले जावा, सागे जलेबी, सागा आभूषण ले जावा, और सागा के ने एक साधारण वेशभूषा धारण करता है। वो चालाक था साथियों, ये साधारण वेशभूषा धारण कर लिया, एकदम देसी बन गयो, एकदम बिल्कुल ठरकाड़ो। साधारण वेशभूषा धारण करके एकदम अंग्रेज को नहीं हो, पहले तो अंग्रेज बन लियो, यहाँ लगा के कोट पैंट, जेट पैंट, टोपी लगा के, चश्मा लगा के, फिर एक साधारण वेशभूषा धारण करके, और ये क्या करता है, इस नूरजहां से मुलाकात करता है। अब मुलाकात करने के लिए उसको पता लगाना कि नूरजहां कौन सी, उसको पता थोड़ी था भाई ये नूरजहां है। तो ये साथियों जो जहांगीर के जो सरदार हुए थे, उसको रिश्वत दे करके इस नूरजहां को दरबार के बारे में, इस नूरजहां के बारे में पता कर लेता है 1-2 दिन में। ठीक है, अब वो अठे पतो कर लिया नूरजहां के बारे में, दरबार अठे लागे, यहाँ आगे बैठे। अब साथियों बांध पिसा पासा देगे, रिश्वत देगे, दरबार के अंदर वो प्रवेश करेगा। अब दरबार के अंदर प्रवेश करोगे तो दरबार साथियों सजाएडो है, रानी को दरबार, वो रानी बैठा कर दी है आगे, तो बहुत अच्छो तरीकों दरबार सजा दियो। अब अच्छी तरीकों दरबार सजा रहे हो, लोग बैठे हैं। अब नूरजहां के दरबार में प्रवेश करेगी। अब जैसे नूरजहां ने प्रवेश किया, अब साथियों आगे जैसे प्रवेश किया तो नूर दरबार में देखो तो चारों मेरे फूल लाग रहा, ढोल टंग रहा है ना, और यहाँ मतलब माला सी लाग रही है, चसबुज लाग रही है, डेकोरेशन लगा रखी बढ़िया। बस सोची आज मामलो की आज के त्योहार है, बिन थोड़ी याद हो रही, बोली के त्योहार आज के उपलक्ष्य में आज ये दरबार में सजाए गए है। भाई इस तरीके से सोची, बा पूछी भाई के है, कौन आया आज, के बात है, क्या सजा गया। तो भाई बोलिया का हाँ भाई थाने बेरो को नहीं की बात, कौन आया था, रानी हो। बोले ना ना मन तो ध्यान को नहीं, कौन आया। आपने यहाँ पूछो एक बार। तो एक आदमी निकल गया साइड में, वो एक बड़ो सारो थाल ले गया। साथियों एक थाल ले गयो, थाल में किया का आभूषण गलेड़ा। आभूषण देखे बाद चौकन्नी होगी, यार ये आभूषण इतना सुंदर, वाह दूर से देखा सुंदर बहुत ज्यादा, रेडीमेड थान बेरो दूर में बड़ा सुंदर लगे। तो यहाँ देखा दूर से सुंदर, बड़ा है क्या है, मैं समझ में नहीं, इतने एक बोली क्या है, इतने में एक दूसरा आदमी है, उसके हाथ में एक बड़ा सारा सोने का थाल था, उसमें साथियों बहुत सारे आभूषण मिले हुए थे, सुंदर लग रहे थे। बोले यार ये मामला क्या, मेरे समझ में कौन सा त्योहार है, कौन आ रहा है, क्या दरबार सजाया, क्यों लगाया इसे दरबार सुंदर आज क्यों लगाया इतना। इतने में साथियों ये सर टोमसरो आता है, तीसरे नंबर पे आदमी, और ये आदमी आता है अपने हाथ में एक थाल लिए, हाथ में जलेबी की पूरी तरीकों से सजाए थाल, आगे सीधे दरबार पे बैठी ही आगे सिंहासन पर नूरजहां, और आगे का महारानी साहिबा की जय हो, है ना। ऐसे ही उसने इस महारानी साहिबा को प्रणाम किया कि महारानी आपकी जय हो, आपको नमस्कार महारानी जी, है ना। तो बोले आप कौन। तो बोले महारानी जी आप मुझे नहीं पहचाने। बोले नहीं। बोले मैं इंग्लैंड से आया हूँ और एक बहुत गरीब आदमी हूँ। बोले क्यों आए इंग्लैंड से, क्या बात है, और इतना ये स्वागत वगत क्यों किया मेरे लिए। तो बोले नहीं महारानी जी ऐसा आपके लिए नहीं, ये तो आपकी कृपा है और आपसे मिलने के लिए आया था। तो बोली क्या बात है क्यों आए। बोले महारानी जी क्या हुआ कि मैं बहुत ज्यादा गरीब आदमी हूँ और मुझे यहाँ पे एक दुकान स्थापित करनी है, दुकान खोलनी, कारखाना नाम नहीं लिया उसने, कि भाई मुझे यहाँ पे एक दुकान करनी है, मेरे क्या टाबरन पालने जो जुगाड़ करना होता है ना। तो ताकि मेरे की धंधो चालतो रहे बढ़िया तरीको, मेरा 3-4 टाबर है, वह अच्छी तरीका से पढ़ ला गया। तो महारानी जी की नूरजहां वह बोली कि कोई बात को नहीं, क्या दिक्कत है। तो पाल लो भाई, कोई दिक्कत को। बोले ना थाने तो कोई दिक्कत को नहीं, थाने कोई प्रॉब्लम को नहीं, लेकिन जो थारो पति है जहांगीर जी बिंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बोली ना ना हमारे के प्रॉब्लम होगी, कोई गरीब आगे हमारे देश के अंदर है, और थे तो खैर अतिथि हमारा थारबरगा आगे हमारे अंदर अठे कोई दुकान कोई मजदूरी करे, तो भाई मैं क्यों रोका, कोई गरीब पेट पाले तो मैं क्यों बिन रोका। आ बात करी। बोले ना आ बात को नहीं, बियान थाने बताऊं एक बात के, पहली मारो एक बुजुर्ग आयो अठे विलियम हांकी से बिंग भी दाड़ कौन कौन दी जहांगीर, तो मैं तुम्हें क्यों। बोले तो ना ऐसी कोई बात को नहीं थे, जाओ खोल लो आराम से, कोई दिक्कत को नहीं, दुकान नहीं तो खोलो छोटी मोटी खोलो। बोले ना ना थे भी न जागे पूछो कि भाई ये बात ने पक्की करो जो मैं दुकान खोलू, तो मैंने मंजूरी दिलाओ बात की। बोले आ तो बात कोई बात को नहीं, आ तो मंजूरी मैं दिला देशू, पर थे टेंशन को नहीं, अब जाओ दरबार में थारो काम हो जाओ बढ़िया तरीके, नो टेंशन नो फिकर, खाओ रोटी मांजो ठीक है, बस कोई दिक्कत को नहीं, थे जाओ आराम से। अब साथियों ये जो सर टॉमसर है ये इस बात की सिफारिश लगा दी इससे नूरजहां से। अब साथियों ये नूरजहां क्या करती है, आगे देखो, आगे कहानी बड़ी इंटरेस्ट बनती है। अब देखो ये नूरजहां क्या करती है, इस नूरजहां ने इस जहांगीर को ये बताएगी। अब ये क्या देखो शाम का समय था, पता है आपको शाम का समय पति पत्नी मिलती आपका, जहांगीर नूरजहां आयो, जहांगीर नूरजहां मतलब खानो खाने के लिए आयो, खानो खाने के लिए आयो, तो खानो खाने के लिए आयो तो आप भाई मुंह आ बोली कब खानो तो बाद में खाइयो, पहले एक काम करो। बोलो के बात। बोलो इसी की बात है। बोले खानो बाद में खाइयो इसी की बात। बोले ना ना एक काम है, एक बात है कि आपने एक अठे एक बहुत गरीब आदमी आयो है। बोले कौन है। बोली कि आपने एक गरीब आदमी आयो इंग्लैंड, और वापड़ो पहले दिल्ली गयो, फिर दिल्ली वो अजमेर आयो है, बहुत ज्यादा मेहनत करी, वापड़ो गरीब आदमी है, वो जमीन मांगो थोड़ी सी दुकान खोलने के लिए।
बोली ना क्या मैं अंग्रेज आप पहले आया बिन भी मैं बहुत दूर काटियो है ना, ना ना पहले देड़ी जमीन जमीन कोई जमीन जहांगीर नटियो, सीधी सी बात है, साफ नटियो है। लेकिन साथियों आ इसको जिद करने लगी, बोली कि भाई जमीन यार गरीब आदमी है, टावरन पढ़ना अपने क्या प्रॉब्लम बापरन, मैं हाँ कर दी भी नहीं। तो अब साथियों जहांगीर को पता था ये आदमी था, और आदमी को बस की तो चाला था बेरो ये आज लुगाई का ये बात को, लेकिन मन तो ध्यान कर, लेकिन शादीशुदा की बात कर रहे हो, सुनो बेरो है इस चीज को। अब वो जहांगीर की करियो के यार के कोई बात को नहीं, आ बात गलत है, तुम की गए हो की बात को नहीं है, गरीब गरीब की को नहीं है, लोग केवल ठगने का उद्देश्य है, बड़ा चालाक लोग अंग्रेज लोग। अब बात गई, बोले ना ना बिन थे जमीन दो थोड़ी सी बाप दुकान टाबर पालने के लिए छोटी सी जगह ही तो मांग रहे, दे दो आपने इतना बड़ा साम्राज्य में कौन सा फर्क पड़ा है। आ यहाँ बिन बोली बड़ी दयालुता दिखाई इनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति है। अब साथियों उसने कहा कि देख डार्लिंग जानू सोना बाबू देख आ बात है कि तू अंग्रेज लोगों ने जाने को नहीं, तू के महल में रेडी, मैं हूं बाहरों का राजा, तू है महलों की रानी, मैं हूं बाहरों का राजा। तू नहीं जानती अंग्रेज लोग क्या होते हैं, अरे ये लोग बड़े चालाक होते हैं, देश को लूट लेंगे, भारत तो पहले भी वैसे लूट सका, भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, और अब रे अब थान बेरो सोने की चिड़िया हुआ भारत पहले, है ना, लेकिन लूट लिया था। आपको पता है जो अलग अलग आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने, लेकिन क्या बच्ची खिच्ची बातें क्यों है, देश में खा जावा कोस कोस के कोनी अपन जमीन जमीन देनी, वो समझा रही बात नहीं, लेकिन आ भाई साहब माननी को नहीं, लुगाई की जात थान बेरो ये, अब आप कौन मानी आप मानने को नहीं बात ने। लेकिन फिर के अंत में जहांगीर कहे यार तू कह रही हो ने कोई बात करी, तू कह रही है तो तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकूं, तन ध्यान है, 7 समुद्रा पार जा सकूं तेरे लिए, तारा तोड़ के जा सकूं, बोल इसी सी बातें कर दिया है। बोले तेरे लिए कुछ भी करता हूँ, तो जमीन ही की है यार, तू एक आदमी की सिफारिश करी जीवन में पहली बार, छोटी सी चीज मांगी है तेरे लिए कर दे। तो अण के करो जहांगीर मांग दी, बोली कोई बात को नहीं, चल भी आदमी से मैं कल मिल लूंगा, कोई दिक्कत को नहीं, नेक्स्ट टाइम में जब भी मेरे आसी तो मिल लूंगा, और मिल लूंगा मैं उसने जमीन की मंजूरी दे दी। अब रोटी राटी खा दी, अब बात सेट आ दी, देखो जान आ ही लुआ स्टोरी नहीं। अब क्यों साथियों जहांगीर से कौन मिलता है, अब सर टॉमसरो मिलता है और इसको मंजूरी देता है। अब साथियों यहां तक स्टोरी थी, ये देखो कि जहांगीर से कौन मिलता है, जहांगीर से सर टॉमसरो मिलता है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है यार साथियों, थॉमस रो। अब ये मिलता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट डेट है साथियों ये आने वाली। अब साथियों ये आपको पता है सर टॉमस रो भारत में सबसे पहले कब आया था, 1615 में आता है, लेकिन साथियों अब इससे मुलाकात होती है, वो डेट ध्यान में रखना, वो डेट थी साथियों 10 जनवरी 1616। एक साल साथियों गुजर गई, देखो मामलो पीछे वो सेट करे उन्हें सर टॉमस रो, इन टाइम तो लागण ही था, इंग्लैंड भी एक बार जाइयो आभूषण भूषण लाने के लिए, है ना। तो इस प्रकार को मामलो सेट करने में टाइम लाग्यो, तो थानबेरो 2016 1615 में आयो, सॉरी 1615 में आयो, और 1616 में मिला 10 जनवरी, तो टाइम लाग्यो। इस टाइम में थानबेरो कई बातें मामलो सेट करियो, कई ने प्रभावित करया, क्या क्या स्टोरी हो तो वही जाने ये बात ने। अब देखो आ एक कहानी बताई मैंने, आ एक साथियों इससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक कहानी थी, इसको याद करने से आपको याद अच्छी तरीके से हो जाए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, किताबों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ये आपको केवल और केवल बताने के लिए कहानी थी, आप इससे ज्यादा विस्तार मत दे दिया, केवल आपको समझाने के लिए थी, ताकि आपको हमेशा याद रहे। आपको पता है कि मेरा जो चैनल अपना जो आपका अपना जो चैनल है, उसका नाम भी क्या है कि स्टोरी विद स्टडी, यानी कहानी के साथ अध्ययन करवाना, कहानी बताना, और कहानी से फिर मैं आपको कंसेप्ट पे लाऊंगा और फिर आपको फैक्ट बता रहा हूं। तो वही बात आपके सामने मैंने रखी थी, वही बात मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए साथियों मैं कहता हूं कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बहुत ज्यादा साथियों तक पहुंचाओ, ताकि आप इस चैनल ने अच्छा सा मतलब ताकि अच्छा लोगों तक पहुंचे, तो बहुत ज्यादा फायदा हो सके, बहुत ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। तो साथियों अब बात देखो, तो एक कहानी थी केवल और केवल इस स्टोरी ने समझाने के लिए, इतिहास बताने के लिए। अब देखो इसकी मुलाकात होती है कब, एक साल बाद 10 जनवरी 1616 से जहांगीर की सर टॉमसर से मुलाकात होती है, और कहां होती है तो वो भी साथियों आपको पता है अजमेर में होती है, अजमेर राजस्थान में होती है। कहां होती है, अजमेर राजस्थान में होती है इसकी मुलाकात। और अजमेर राजस्थान में कहां होती है, मैगनीज के किले में, मैगनीज के किले में, मैगनीज के किले में जिसको कहा जाता है, मैगनीज के किले को क्या कहा जाता है, अकबर का किला, अकबर का किला, जिसको क्या कहा जाता है, अकबर का किला कहा जाता है। मैग्नीज के किले को किस नाम से जाना जाता है, अकबर के किले को। अजमेर के इस किले में इसकी मुलाकात होती है, और यहाँ पे क्या कर देता है जहांगीर है जो सर टॉमस रे को व्यापार करने की खुल्लम खुल्लम छूट प्रदान कर देता है, कि भाई साहब व्यापार करो, कोई दिक्कत को नहीं, हमारी नूर जहां बात कर दी बस सोने की लकीर है, बाकी लोग की लकीर है, कोई दिक्कत को नहीं, बात सही है। अब ये यहाँ पे जो है
अपना व्यापार करना शुरू कर देते हैं अंग्रेज वापिस। तो साथियों यहाँ तक जो कहानी थी, इसमें देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल करके आ रहे हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के अंदर सबसे पहले कारखाना कहाँ स्थापित किया और कब खोला ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना सबसे पहले भारत में कब खोला? तो सबसे पहले आपको पता है 1612 ईस्वी में सूरत नाम की जगह पे अपना कारखाना स्थापित किया। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और फिर उसको मंजूरी दोबारा कहां से मिली? वो साथियों मंजूरी पूर्ण रूप से व्यापार करने की जो मंजूरी, यानी पूर्ण रूप से व्यापार करने की मंजूरी, पूर्ण रूप से व्यापार करने की मंजूरी कब प्राप्त हुई उसको? तो पूर्ण रूप से व्यापार करने की जो मंजूरी है साथियों, वो उसको प्राप्त होती है, आपको पता है कि 10 जनवरी 1616 को, ठीक है। और कहां होती है? अजमेर का जो किला है उस किले में, राजस्थान अजमेर में उसको पूर्ण रूप से व्यापार करने की मंजूरी है, जो जहांगीर दे देता है और यहीं से ये लोग व्यापार करना पुणे भारत के अंदर शुरू कर देते हैं। ये तो कहानी थी साथियों अब यहां तक की। लेकिन समय है वो ये कह रहा है कि एक सीमित क्लास होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि समय की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। तो समय की सीमा थी, तो बहुत ज्यादा समय मैं ये सोचता हूं कि कोई टॉपिक होता है उसको 1 घंटे के अंदर अंदर शिफ्ट करूं। लेकिन क्या है कि साथियों बातें होती हैं ऐसी जो बतानी भी जरूरी होती है कहानी के माध्यम से, तो टाइम लगता है उसमें, लेकिन मैं इस टाइम को बहुत कम समय में बताना चाहता हूं। लेकिन साथियों इसलिए क्या है कि आज की जो क्लास है वो यहीं पे संपन्न करता हूं, क्योंकि क्लास बड़ी होने वाली है, 1 घंटे से ज्यादा क्लास हो गई तकरीबन। तो क्या है कि देखो हमें यह समझना चाहिए कि नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास के आगे का जो कथन है, आगे की जो कहानी है, वो नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है साथियों, आगे भी इस प्रकार की आपको हर बातें याद रहेगी। यहाँ पे हमने समझा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस प्रकार हुई, तो कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी साथियों वो हुई थी 31 दिसंबर, याद रखना आप, 31 दिसंबर 1600 को हुई। और साथियों फिर उसको मंजूरी मिली थी, कितने सालों की उसने मंजूरी दी? ऐसे 15 राष्ट्रों में व्यापार करने की दी थी। 21 साल को व्यापार करने की महारानी एलिजाबेथ ने वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के बाद उस व्यापारियों को मंजूरी दी कि आप 15-21 साल तक है जो व्यापार कर सकते हो, इसलिए साथियों। और फिर ये लोग भारत के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति आता था साथियों विलियम हागिस, जो कब आता है? 1608 में आता है। और फिर इसके बाद इस 1615 में ये व्यक्ति वापस चला जाता है, क्या कारण है इसको भी आपको पता है। फिर साथियों दोबारा आता है, जो आता है 1615 में, वो आता है सर टॉमस रो आता है भारत के अंदर, और इसको मंजूरी मिलती है फिर व्यापार करने की 10 जनवरी 1616 को। इस प्रकार की बातें थी वो हमने जानी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास आज की रही मेरे हिसाब से, और आई होप साथियों ये क्लास आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी और पसंद आई होगी। और ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और इस प्रकार की, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको नजर आए या कि कोई त्रुटि आपको नजर आए, तो साथियों कमेंट बॉक्स में आप जरूर, आप इस चीज को मेरे को अवेयर कराना इस चीज से। इसलिए साथियों आज की क्लास को मैं यहीं पे समापन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगली क्लास में मिलते हैं नई उमंग, नई जोश और नई जानकारी के साथ। तो दीजिए आपके दोस्त को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय भीम।